नींद से जागने के बाद मैंने पाया कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत और मैच्योर औरत की बाहों में लेटा हुआ था। अपने सामने इस ब्यूटी को देखकर मैं खुद को सलाइवा निगलने से रोक नहीं पाया। तभी वो भी नींद से जाग गई। मेरे गाल पे एक हल्का सा किस करने के बाद उसने मेरे सामने ही अपने कपड़े बदलने शुरू कर दिए। उसकी फ्लॉलेस और पिंक बैग देखकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद की और तेजी से बाथरूम की तरफ भागा, जहां मैंने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया ताकि अपने अंदर की रेस्टलेस फीलिंग को शांत कर सकूं। ये सब 3 दिन पहले हुई उस बारिश की वजह से था। जब मेरा रीबर्थ हुआ तो मैंने खुद को एक होमलेस छोटे लड़के के रूप में पाया, लेकिन इसके साथ ही मुझे एक नेचुरल सक्यूबस चार्म स्किल भी मिली थी। जब भी मैं अपना चार्म स्किल यूज करता, लोग मेरे लिए एक इरेजिस्टिबल अट्रैक्शन फील करते। इसीलिए जब लिन वेइवर वहां से गुजर रही थी तो वो सीधा मेरे पास आई। मुझे बारिश में भीगा हुआ देखकर उसने झुककर प्यार से पूछा, इतनी तेज बारिश में तुम घर क्यों नहीं जा रहे हो? मेरा कोई घर नहीं है। इस अनजान दुनिया को देखते हुए मेरी आवाज में उदासी थी। क्या तुम घर से भाग कर आए हो? नहीं। मैंने अपना सिर झुका लिया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि उस मेच्योर औरत की मुझे देखने वाली नजरें बदल चुकी थीं। छोटे भाई, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? नहीं, मैं खुद रहने की जगह ढूंढ लूंगा। मेरे मना करने के बावजूद वो आगे बढ़ी और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। हमारे साइज में फर्क होने के कारण मैं आगे की तरफ झुका और सीधा उसकी नर्म बाहों में जा गिरा। मेरे भीगे हुए कपड़े उसकी ड्रेस से पूरी तरह चिपक गए थे, पर उस औरत को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो भी भीग रही है। उसने मुझे उठाया और सीधा अपनी कार की तरफ चल पड़ी। आखिर में कार एक लग्जरियस मैंशन के सामने रुकी। उसने मुझे पैसेंजर सीट से एक प्रिंसेस कैरी में उठाया और मेरे पास उसकी नर्म बाहों का एहसास लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। कैसा लगा? मेरा घर बड़ा है ना, तुम्हें यहाँ रहने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। उस मैच्योर औरत ने बड़ा सा दरवाजा खोला और मुझे, जो अभी भी भीगा हुआ था, अंदर ले आई। सिस्टर लिन, क्या अब आप मुझे नीचे उतार सकती हैं? उसके हाथ और कसने लगे और उसकी पूरी बॉडी मेरे और करीब आने लगी। उस औरत की फेंट सेंट महसूस करते हुए मैंने जल्दी से अपनी बात सुधारी। सिस्टर लिन, गुड बॉय शाओ की, ये हुई ना बात। मेरी बात सुनकर लिन योर के होठों पर एक मुस्कान आई और उसने मुझे थोड़ी हिचकिचाहट के साथ नीचे उतारा। कार में सफर के दौरान मैंने उसकी आइडेंटिटी के बारे में सोचा था। वो एक डिजाइन कंपनी की सीनियर एग्जीक्यूटिव थी। वो काम के सिलसिले में बाहर थी जब उसकी मुझसे अचानक मुलाकात हुई। उसके वर्ड्स में उसे मुझसे पहली नजर में अट्रैक्शन हो गया था। अब ये अट्रैक्शन मेरी मासूमियत की वजह से था या किसी और चीज की वजह से, ये मुझे नहीं पता था। आखिरकार ऐसी खबरें अक्सर आती हैं कि अमीर लोग काफी अजीब शौक रखते हैं। मुझे उम्मीद थी कि सिस्टर लिन के दिमाग में कोई अजीब ख्याल नहीं होंगे। शाओकी, मैं पहले तुम्हें शावर लेने ले चलती हूँ। ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाथरूम में ले आई। बाथरूम में खड़े होकर जब मैं अपने कपड़े उतारने वाला था तो मैंने नोटिस किया कि लिन यूईवे वहीं खड़ी थी। सिस्टर लिन, आप अभी तक क्यों नहीं गई? मैं भी नहाना चाहती हूँ। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि मेरी ड्रेस भी पूरी तरह भीग चुकी है? ये कहकर उसने इंटेंशनली अपनी ड्रेस को थोड़ा सा उठाया। उसके ब्लैक लेस अंडरगारमेंट्स को देखकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सिस्टर लिन, मर्द और औरत अलग होते हैं, पर तुम इतने क्यूट हो। मैं तुम्हारे साथ नहाना चाहती हूँ। उसके होंठ हिले और उसकी मैच्योर सेंट पूरे बाथरूम में फैल गई। हाँ हाँ हाँ, तुम सच में मजेदार हो। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरे घर में किसी मर्द के कपड़े नहीं है, तो तुम्हें मेरे नाइट गाउन से ही काम चलाना पड़ेगा। उसने अपने होठों को कवर किया और लाइटली मुस्कुराकर बाथरूम से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने जल्दी से नहाना शुरू किया। नहाने के बाद मैंने दरवाजा खोला और कपड़े अंदर ले आया। पिंक बेयर वाला नाइट गाउन पहनकर मुझे काफी अजीब लग रहा था, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शावुची, क्या तुम रेडी हो? तभी बाथरूम के बाहर से लिन यूए की आवाज आई। सिस्टर लिन, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी तक रेडी नहीं हूं। मैंने जल्दी से जवाब दिया, पर तभी डोर हैंडल घूमा और लिन यूए की फिगर मेरे सामने आ गई। तुमने तो पहले ही पहन लिया है, झूठ बोलते हो। लिन यूए थोड़ी झूठी नाराजगी के साथ कहा। एक मैच्योर औरत का इस तरह से प्लेफुल होना किसी भी एडल्ट मर्द के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है, और मैं भी इससे बच नहीं सका। मैंने अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। गिल्टी फील कर रहे हो? तो क्या तुम सजा के लिए तैयार हो? सिस्टर लिन, मुझे माफ कर दीजिए। नॉटी बॉय, अपनी आंखें बंद करो। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे कानों पर महसूस हो रही थी। इस टॉपिक को जल्दी खत्म करने के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। सच में एक गुड बॉय। अगले ही सेकंड
एक सॉफ्ट चू की आवाज आई। सिस्टर लिन, आप। मैं इतना हैरान था कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। हालांकि हम पहली बार मिले थे, पर हमारी इंटीमेसी कुछ ज्यादा ही जल्दी बढ़ रही थी। शाओची, मैं बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से बाहर जाओ, मुझे नहाना है। मैं बहुत कुछ पूछना चाहता था। इतने बड़े मैंशन में क्या दूसरा बाथरूम नहीं था? उसकी हाई स्पिरिट्स देखकर मुझे लगा अगर मैंने कुछ पूछा तो शायद कुछ अजीब हो जाएगा। तो सिस्टर लिन, मैं अपने गंदे कपड़े बाहर ले जाता हूँ। नहीं, उन्हें यहीं रहने दो, मैं बाद में उन्हें धो दूंगी। लिन युएवे ने पास रखी वॉशिंग मशीन की तरफ इशारा किया। अपना फैसला बदलने का कोई इरादा नहीं दिखाया। ठीक है। मैं बाथरूम से बाहर आया और लिविंग रूम के सोफा पर शांति से बैठ गया। तभी फ्रंट डोर अचानक खुला। एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने लड़की अंदर आई। तुम कौन हो? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? लड़की को फोन निकालकर पुलिस को कॉल करते देख मैं जोर से चिल्लाया, रुको, रुको। मैं कोई चोर नहीं हूं, मुझे लिन यूएस सड़क से लेकर आई हैं। अगर मैं पुलिस के पास गया तो मेरी इलीगल आइडेंटिटी सामने आ जाएगी। तुम मेरी मॉम को जानते हो? मैंने तेजी से हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, तो मेरे साथ आओ। वो अपनी लंबी वाइट स्टॉकिंग लेग्स के साथ चलती हुई आई और मुझे सोफा पर ले आई। बताओ, तुम मेरी मॉम को कैसे जानते हो? मैंने चुपके से लड़की को ऑब्जर्व किया और अपनी स्किल यूज की। उसका टैग था काम, शार्प टंग्ड, पर क्यूट जानवरों के आगे बेबस। लड़की की नजरों के सामने मैंने उसे धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाई। मेरी कहानी सुनने के बाद लिन योन ने थोड़ी सी फ्राउन की, मुझे डाउटफुल नजरों से देखती रही और कुछ नहीं बोली। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो तुम अपनी मॉम के बाथरूम से आने का वेट कर सकती हो। जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मॉम ने ऐसा किया है तो ठीक है। और मुझे ये बताओ, तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? शुरू में तो मुझे लगा तुम कोई अजीब इंसान हो जिसे क्रॉस ड्रेसिंग पसंद है। ओह माय गॉड, अब मुझे समझ आया कि उसके शार्प टन का क्या मतलब था। मेरे कपड़े बारिश में भीग गए थे, तो सिस्टर लिन ने मुझे ये नाइट गाउन पहनने को दिया। दोबारा अपनी मॉम का नाम सुनकर लिन यूर अचानक मेरी तरफ झुकी। तुम क्या कर रही हो? लिन यूर ने मेरी घबराहट को कंप्लीटली इग्नोर किया। उसकी शार्प नाक मेरे आसपास सूंघने लगी। बिल्कुल ठीक। उसकी आंखों में एक चमक आई। उसे पहले से लग रहा था कि इस लड़के की सेंट उसे अट्रैक्ट कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस वक्त। मैं बस पीछे हटना चाहता था। क्या ठीक है? पर इससे पहले कि मैं पीछे हट पाता, मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं सोफा पर गिर गया। अचानक एक जोड़ी कोमल हाथों ने मेरा सिर दोनों तरफ से पकड़ लिया। फिर लिन योर डायरेक्टली मेरे सीने पर बैठ गई। वो मुझे ऊपर से घूरते हुए देख रही थी। तुमने किसका नाइट गाउन पहना है? मुझे नहीं पता। क्या तुम गिल्टी फील कर रहे हो? नहीं, मैं गिल्टी फील नहीं कर रहा, बस थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। ये छोटी सी कॉन्वर्जेशन मुझे एक सदी जैसी लंबी लगी। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? लिन यूअर अभी भी मुझ पर दबाव डाल रही थी। हालांकि उसकी चेस्ट उसकी मॉम की कंपैरिजन में बिल्कुल फ्लैट थी। हाँ, मैं यही चाहता था कि लिन यूअर जल्दी से मेरे ऊपर से हट जाए। तो मुझे सिस्टर कहो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये थोड़ा अजीब होगा ना, मैं उसकी मॉम को सिस्टर कहता हूँ और अब उसे भी सिस्टर कहो। ये सब कितना मैसी है। जल्दी कहो, जल्दी। मेरे और मेरी मॉम के बीच रिलेशन हमारी अपनी बात है। लिन्योर ने मुझे सोचने का कोई मौका नहीं दिया और डोमिनेंटली मेरे ऊपर बैठी रही। माँ और बेटी की पर्सनालिटी बिल्कुल एक जैसी थी। सिस्टर यूर। जैसे ही मैंने ये कहा, लिन यूर के होठों पर एक मुस्कान आ गई। जब से वो अंदर आई थी मैंने उसे पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था। तुम दोनों क्या कर रहे हो? लिन यूए बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी एक लड़के के साथ ऐसी अजीब पोजीशन में है। इससे उसके अंदर अचानक एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आई। मॉम। लिन यूअर ने ऊपर देखकर कैजुअली उन्हें ग्रीट किया और मेरे ऊपर दबाव बनाए रखी। लिन यूअर के आने से भी वो नहीं रुकी। यूअर, जल्दी से उठो, वूकी को ऑकवर्ड फील हो रहा होगा। मॉम, क्या आप चाहती हैं कि मैं वूकी को छोड़ दूं? इस तरह से तुम उसे डरा दोगी। माँ बेटी का आपस में बात करने का तरीका मुझे जो उनके नीचे दबा हुआ था बहुत अजीब लग रहा था। ठीक है। दूसरी तरफ टर्न करके लिन यूर की मुझे देखने वाली नजरें फिर से काम हो गई थीं। यूर, तुम वुकी में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? एक माँ के रूप में वो अपनी बेटी की पर्सनालिटी जानती थी। वो नॉर्मली काफी कोल्ड और डिटैच थी। बहुत कम ही स्ट्रेंजर्स से मिलती थी। अपनी बेटी को किसी ऑपोजिट सेक्स से इस तरह रिएक्ट करते देख वो पहली बार थी, खास तौर पे किसी वो जैसे ऑपोजिट सेक्स के साथ। लिन यूर मेरी पहनी हुई नाइट गाउन को घूर रही थी। मॉम,
क्या आप खुद इंटरेस्टेड नहीं है? आपने उसे अपना नाइट गाउन पहनने दिया। ये बस टेम्पररी है, कल मैं इसके लिए नए कपड़े लाऊंगी। मुझे बस इसके सेंट में क्यूरियोसिटी थी जो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। मैंने उनकी बात को बीच में काटा। सच कहूं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुबह होते ही मैं चला जाऊंगा। मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करना चाहता। नहीं। मेरे शब्दों ने माँ बेटी दोनों को एक साथ मनाने पर मजबूर कर दिया। तुम जाना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें सिस्टर से प्रॉब्लम है? उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। काफी देर हो चुकी है, पहले डिनर कर लेते हैं। मैं कल तुम्हारे आइडेंटिटी का इशू सॉर्ट कर दूंगी। डिनर के बाद मैं ग्राउंड फ्लोर के गेस्ट रूम के बेड पर गिर गया। सेकेंड फ्लोर पर माँ बेटी के बेडरूम्स और एक एक्स्ट्रा कमरा था। लिन यूया ने इंसिस्ट किया कि मैं वहां रुकूं, पर आखिर में मैंने ग्राउंड फ्लोर चुना। अनजान सीलिंग को देखते हुए मैं एहसास किए बिना ना रह सका। आज का दिन सच में किसी सपने जैसा था। फिर एक डीप थकान ने मेरे पूरे शरीर को घेर लिया। मैं लाइट ऑफ करने से पहले ही गहरी नींद में सो गया। ये क्यूट है, बिल्कुल एक छोटे पपी जैसा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोया था, पर मुझे एक हल्की आवाज सुनाई दी और मुझे लगा कि कोई मेरे लोअर बॉडी को टच कर रहा है। मैं स्ट्रगल करना चाहता था पर उठ नहीं पाया। ये टच काफी देर तक चलता रहा, यहाँ तक कि मुझे याद ही नहीं रहा कि ये कब रुका। मुझे लगा कि शायद नाइटमेयर खत्म हो गया, पर कुछ देर बाद अचानक नीचे फिर से कुछ फील हुआ। मुझे लगा ये बस एक सपना है, पर तब मैंने देखा कि मेरी पैंट्स आधी खुली हुई थी। क्या कल रात को जो हुआ वो सब कोई सपना नहीं था? मैंने परेशान होकर अपना सिर खुजाया, ये फैसला करते हुए कि अगली बार मैं रूम को लॉक करके ही सोऊंगा। जब लड़के घर से दूर हों तो उन्हें अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। तैयार होने के बाद जब मैं लिविंग रूम में पहुंचा तो वहां सिर्फ लिन यूअर थी। गुड मॉर्निंग सिस्टर यूअर। मैंने उसे विश किया और उसके ठीक सामने बैठने जा रहा था, पर आगे बढ़ने से पहले ही उसने मेरी रिस्ट पकड़ ली। उसने मुझे अपने बगल वाली सीट पर पॉइंट किया, यहाँ बैठो। ओके। हमारे रीसेंट इंटरेक्शन से मुझे समझ आया कि ये रिक्वेस्ट नहीं, एक ऑर्डर था जिसे मुझे मानना ही था। लिटिल ब्रदर, आओ अपना मुंह खोलो। लिन यूर ने ब्रेकफास्ट उठाया और मेरी तरफ बढ़ाया। सिस्टर यूर, ये क्या कर रहे हो? मुझे फीड करना। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना हो। आओ मुंह खोलो। मेरे मुंह के सामने झूल रहा खाना देखकर मुझे लगा अगर मैंने इसे लेने से मना किया तो शायद ये हटाया नहीं जाएगा। मैंने अपना मुंह खोला, पर सॉसेज वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। उसने बस इसे मेरे होंठों पर हल्के से टच किया। मैं कंफ्यूज था और ऊपर देखा। सिस्टर यूअर। थोड़ा और ऊपर देखने पर सॉसेज थोड़ी और ऊंची थी। मुझे उस पर गुस्सा निकालने का मन कर रहा था। क्या वो सीरियसली मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही थी? ऊपर देखो। इस बार लिन यूअर ने मुझे और परेशान नहीं किया। बिल्कुल सही सोचा। मेरे लिटिल ब्रदर वाकई कुत्तों जैसे प्यारे हैं। लिन यूअर की आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए मैंने फटाफट निवाला लिया और बोला, सिस्टर यूअर, मेरा खाना हो गया। मैंने जल्दी से कुर्सी से उठने की कोशिश की, पर एक कदम बढ़ाते ही उसने मुझे रोक लिया। लिटिल ब्रदर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने कमरे में वापस जाना चाहता हूँ। मुझे एहसास था कि अभी मैं उसके लिए बहुत अपीलिंग बन गया हूँ। ये ऐसे नहीं चल सकता था। ये कपड़े अपने कमरे में ले जाओ और इन्हें पहनो। लिन यूअर ने मुझे एक तैयार सूट दिया। इन पहनने के बाद मेरे साथ निकलो। यांगचेन यूनिवर्सिटी में जाते हुए लिन यूअर ने पैसेंजर सीट पर मुझसे बात की। लिटिल ब्रदर, जब तुम कार से उतरोगे तो मेरे साथ ही चलना। किसी लड़की की बात मत सुनना, स्पेशली अगर वो सुंदर हो तो बिल्कुल भी मत सुनना। लिन यूअर जानती थी कि मेरा चार्म स्किल किसी लड़की को अपनी तरफ खींच सकता है, इसलिए वो सबको इग्नोर करने का कह रही थी। और बात वही हुई। जब मैं कार से उतरा और उन फीमेल स्टूडेंट्स के बीच गया, मेरा चार्म स्किल इंस्टेंटली उनकी नजर मेरी तरफ खींचे जा रहा था। ये हैंडसम लड़का किसका है? अगर मुझे इसे 3 साल तक भी डिक करना पड़े तो भी नुकसान नहीं। छोटे भाई, क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? अगर मेरे बगल में इस लड़की का प्रोटेक्शन नहीं होता तो शायद मैं वहां के स्टूडेंट से बच ना पाता। चलो तेजी से चलते हैं। लिन यूअर ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और हम टीचिंग बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगे। लिन यूअर के मुताबिक ये सफर उसकी एक फ्रेंड से मिलने के लिए था। स्टूडियो के अंदर जाते हुए मैंने लिन यूअर के पीछे देखा और एक डबल पोनीटेल्स वाली सुंदर लड़की को कॉर्नर में बैठे हुए ड्राइंग करते पाया, लेकिन वो थोड़ी एब्सेंट माइंडेड लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था और वो शांति से अपने ड्राइंग बोर्ड पर काम कर रही थी। आसपास की हरकतें उस पर बिल्कुल भी असर नहीं डाल रही थीं। मैं लिन योर के साथ वहां गया। उसके ड्राइंग बोर्ड पर काम देखकर मैं खुद ही तारीफें करने लगा। जैकी, क्या तुमने ड्राइंग खत्म कर ली? योर ने पूछा। लड़की ने धीरे से टर्न किया और उसकी खूबसूरत चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उसकी आवाज में भी कोई इमोशन नहीं था।
अगर खत्म हो गया हो तो अपना सामान पैक करो और तैयार हो जाओ। लड़की ने अपना सिर थोड़ा सा टिल्ट किया और कंफ्यूजन में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हें कुछ रोजमर्रा की जरूरतें खरीदने ले जाएंगे। क्या हमने पहले डिसाइड नहीं किया था? ओह, मैं भूल गई। उन दोनों के बीच का कॉन्वर्जेशन थोड़ा अजीब था। मुझे ऐसा लगा कि वो लोग किसी दूसरे वेवलेंथ पर बात कर रही थी। तभी उस लड़की ने अचानक मुझे घूरना शुरू किया। लिन योर ने ये देखा और मेरे सामने थोड़ी शील्ड बनकर खड़ी हो गई। ताकि लू जाकी की घूर अजीब ना लगे, उसने समझाते हुए कहा, ये मेरी दोस्त लू जाकी है। वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है और इसे आम बातों की ज्यादा समझ नहीं है। इससे घबराना मत। मुझे क्यूरियोसिटी थी कि लू जियाकी के लेबल क्या थे, इसलिए मैंने अपनी स्किल ट्रिगर की। क्यूलेस, डिपेंडेंट, लव्स क्यूट एनिमल्स। क्यूलेस का लेबल देखकर मुझे समझ आया कि वो क्यों थोड़ी डिटैच्ड लग रही थी। डिपेंडेंट लेबल का मतलब हो सकता था कि उसका नेचर थोड़ा डिमांडिंग था और इसे किसी केयर करने वाले की जरूरत थी। और आखिर में क्यूट एनिमल से प्यार वाली बात, ये मुझे कुछ अनईजी फील करा रही थी। इसके बारे में और सोचने से पहले लू जाकी अचानक बोल पड़ी, यूर, ये कौन है? इसका नाम वुकी है, मेरा छोटा भाई। मैं फॉरवर्ड स्टेप करके बोला, क्योंकि तुम लिन योर की फ्रेंड हो मैं तुम्हें सिस्टर कह सकता हूँ। हेलो सिस्टर जैकी। वुकी, मुझे तुम पसंद हो। मैं कंप्लीटली शॉक्ड रह गया। लिन योर के एक्सप्रेशंस कॉम्प्लेक्स हो गए थे। एक उसकी फ्रेंड थी और दूसरी मैं। और ये पहली बार था जब लिन यूअर ने लू जियाकी को इतनी एक्टिव देखा था। जब वो दोनों शॉक में थीं, लू जियाकी वापस अपने ड्राइंग बोर्ड पर गई और तेजी से एक ह्यूमन फिगर स्केच किया। ये एक क्लियर लड़के का स्केच था जिसे एक लड़की ने बहुत कैजुअली पकड़ा था। मैं उसे ध्यान से देखता रहा और ड्राइंग में वो लड़का मेरी तरह था। पेन डाउन करने के बाद लू जैकी ने केयरफुली वो पेपर लिया और इसे मुझे ऑफर किया। ये उसकी ड्राइंग लेने के लिए मैं थोड़ा नर्वस था। लिनियोर अभी भी वहां खड़ी थी और मुझे समझ नहीं आया कि मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। ये तो साफ तौर पे एक ट्रैप क्वेश्चन था। क्यों? तुमने इसे क्यों दिया? ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। मांगा में हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं। मांगा। उसने अचानक मेरी सोच की धज्जियां उड़ा दी। पहले गिफ्ट था और अब मांगा आ गया। मांगा में जो लड़का और लड़की पहली बार मिलते हैं वो अक्सर एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। लू जियाकी ने अपना सिर थोड़ा सा टेढ़ा कर सीरियसनेस से समझाया। इस पॉइंट पर लिन योर ने बीच में कहा, लिटिल ब्रदर, ज्यादा सोचो मत। ये बस मांगा मूवीज और शोज के इन्फ्लुएंस में है। इसकी आर्टिस्टिक टैलेंट लाजवाब है और ये एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती है। उसने आगे बढ़कर लू जैकी का गिफ्ट पकड़ा और बोली, चूंकि तुम ये गिफ्ट मेरे लिटिल ब्रदर को दे रही हो, मैं इसे उसकी तरफ से सेफ रखती हूँ। उसने स्केच पेपर उठाया और इसे साइड में रखा। उसने मुझे इसे देने का कोई चांस नहीं दिया। लू जैकी ने बस हाँ कहा। एक नेचुरल क्लूलेस लॉली के हिसाब से ये एक सीन था जो उसने एज्यूम किया। आर्ट रूम से बाहर आने के बाद लू जाकी फिर से शांत हो गई, किसी टिमिड हैमस्टर की तरह थोड़ी हेजिटेंट होकर पीछे चल रही थी। लिन्यूर चाहती थी कि उसकी फ्रेंड उसके पास वापस आए, पर उसने हेजिटेट करके अपना सिर हिला दिया। उसके दिल में थोड़ी नाराजगी उठ रही थी। इसे लिटिल ब्रदर को बाहर नहीं निकालना चाहिए था। मैंने उसके चार्म को अंडर एस्टिमेट किया था। पार्किंग लॉट आने पर जाकी, फ्रंट में बैठ जाओ, लिन यूर ने बोला, कार डोर ओपन करके सीट बेल्ट बांधते हुए। उसकी योजना थी कि उसने मुझे पीछे बिठा दिया और मुझे दूसरी फीमेल इंटरेक्शन से बचाकर रखे। नहीं, लू जैची ने तुरंत ना किया, जिससे लिन योर की परेशानी बढ़ गई। जैची, अच्छी लड़की बनो। लिन योर बहुत अच्छी तरह समझ रही थी कि उसकी फ्रेंड पीछे बैठना चाहती थी। डायरेक्टली मुझे एम कर रही थी। पीछे बैठना अच्छा है। पर लू जियाची फिर से रिजेक्ट करती रही और मेरी तरफ अपना फोकस नहीं हटा रही थी। सिस्टर यूर, मुझे लगता है कि मैं सामने वाली सीट में बैठ जाऊं। मैं उसके इतने क्लियर फोकस के साथ पीछे नहीं बैठना चाहता था। कंपेयर टू हर, पैसेंजर सीट इज लॉट सेफर। ये सुनकर लिन ईयर फाइनली मंजूर हुई। ये लिटिल ब्रदर कितना समझदार है। मेरे सामने बैठने के बाद लू जाकी ने फाइनली एक इमोशनली अलग चेहरा बनाया, जैसे किसी पसंदीदा पेट को खो देना। मेरी वजह से लिन यूर ने थोड़ी स्पीड बढ़ा ली, पर स्टेबल ड्राइविंग ने लू जियाकी को मौका दे दिया, जो पीछे बैठी थी। पहले वो पैसेंजर सीट की डायरेक्शन में हिली और फिर अपनी लीन बॉडी आगे की तरफ झुकाई और उसकी सॉफ्ट हैंड से मेरे फ्रंट सीट को कवर करने लगी। फिर उसने मेरी बाहों को पकड़ लिया और मैं उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। छुड़ाने का कोई फायदा नहीं। उनकी पकड़ लोहे के बंदिश की तरह थी और मुझे टाइटली लॉक कर दिया था। तभी आवाजें हुई और लिन योर ने मुझे देखा। लू जैकी, क्वाइट हो जा। लिन योर की आवाज कोल्ड थी
और कार में गर्माहट हाफ तक ड्रॉप हुई लगती थी। लू चाची ने इमीडिएटली अपनी पकड़ को श्रिंक किया और थैंकफुली अब आगे डिस्टर्ब नहीं किया। कार एक लार्ज मॉल में पार्क हुई। निकलने के बाद पहले लिन न्यूअर ने मुझे सेफ्टी दिलाकर पीछे शील्ड किया और फिर लू चाची को दूसरी जगह पर पुल किया। लू चाची ठीक उस जगह पर को ना नहीं। लू जाकी ने अगेन बोल्ड बातें करनी चालू की। "हम्म, मुझे लिटिल ब्रदर पसंद है। जैकी तुम अभी पसंद करने की बातें ठीक समझती नहीं। मैं चाहती हूँ लिटिल ब्रदर मेरे मांगा का मेन कैरेक्टर बने। ये मेरे हाँ, मैं लिटिल ब्रदर को अपने मांगा मूवी में चाहती हूँ। सिचुएशन फिर टेंस बन गई और दो गर्ल्स खामोश एक्सचेंज में देखती थीं और एट द एंड लिन यूर ने कहा, हम इस बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। आज पहले तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वैसे कहने को तो कह दिया, पर लिन यूर ने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया था कि आगे से इन दोनों को कभी मिलने नहीं देगी। अगर बात आगे बढ़ी तो वैसी ही फीलिंग आएगी कि हम पक्के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और तुम मेरे भाई की वो बनना चाहती हो। यूर दी, क्या हम शॉपिंग मॉल जा रहे हैं? आज जैकी के लिए कुछ इनोवेयर खरीदने जाना है। क्या मैं ना आऊं? बिल्कुल नहीं, मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, पर जवाब में दोनों लड़कियों ने एक साथ मना कर दिया। अकेला लड़का होने के नाते मुझे मजबूरी में लेडीज अंडरगारमेंट्स के स्टोर में जाना पड़ा। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि ये दोनों दीदियां जल्दी अपनी शॉपिंग खत्म करें। पूछी, भाई ये कैसा लग रहा है? तभी शॉपिंग के बीच में लू जैकी ने एक ब्लैक जी स्ट्रिंग उठाई और मेरी तरफ देखा। मैं तो सुन्न रह गया। मैं एकदम हक्का बक्का खड़ा था। ये लड़कियों के पर्सनल कपड़े हैं, मुझसे पूछना क्या सही है? कैसा है? लू जैकी ने दोबारा पूछा, जैसे बिना जवाब लिए वो रुकने वाली नहीं थी। ब्लैक काफी मैच्योर लगता है। जाकी दी पर पिंक ज्यादा सूट करेगा। परेशान होकर मेरे मुंह से बस यही निकला, क्योंकि लू जाकी की बॉडी किसी लोलिता जैसी थी और लोलिता का ख्याल आते ही मुझे पिंक याद आता है। प्योर ब्लैक जैसा मैच्योर रंग छोटी हाइट वाली मासूम लड़कियों पर जचता नहीं है। ठीक है, तो पिंक ही लेते हैं। इतना कहकर उसने हाथ वाली जी स्ट्रिंग बदली और मेरी तरफ एक अजीब सी चमकती आंखों से देखा। मैं इसे पहनकर तुम्हें दिखाना चाहती हूँ, चलेगा? अरे जाकी दी, मजाक मत कीजिए। मैं तो बुरी तरह डर गया। मैंने देखा कि लुजियाकी ने सच में अपने हाथ स्कर्ट के किनारे पर रख दिए थे। अगर उस पल मैंने हाँ कह दी होती तो शायद वो सबके सामने ही अपनी ड्रेस उतार देती। वाकई लिन यूर सही कहती थी कि इसमें कॉमन सेंस की कमी है। पब्लिक प्लेस में एक पल में कपड़े उतारने की बात, ऐसा कोई पागल ही कर सकता है। जाकी, इसे जल्दी रखो, घर जाकर तसल्ली से पहनकर देखना, लिन यूर ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि वो अपनी सहेली की ऐसी हरकतों की आदी थी, पर बात जब मुझसे जुड़ी हो तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता था। घर पर मुझे पहनाने वाला कोई नहीं है, भूल गई? तुम्हारे घर वाले बाहर गए हैं। लिन यूर ने अपना सिर पकड़ लिया। इसीलिए मैं चाहती हूं कि भाई मुझे पहनाने में मदद करे। लूजिया की उम्मीद भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उसके घर वालों को वादा किया था कि एक हफ्ते उसका ख्याल रखेंगे, इसलिए आखिर में उसे घर ले जाना ही पड़ा। दोनों को ऊपर छोड़कर मैं बेदम होकर सोफा पर गिर पड़ा। पर अभी चैन की सांस ली ही थी कि एक जोड़ी हाथों ने मेरी आंखों को ढक लिया। बूझो तो मैं कौन हूं? एक मैच्योर औरत की आवाज। जवाब एकदम साफ था, अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं थी। लिंडी, वेलकम होम। मजा नहीं आया। मुझे लगा तुम गलत नाम लोगे और मैं नन्हे वूकी को सजा दूंगी। पीछे से लिंग युए ने अपना सिर निकाला और झुककर मुझे देखने लगी। मेरी गलती नहीं है, आपकी आवाज पहचानना बहुत आसान है। झूठ बोलना बुरी बात है, मैंने तो जानबूझकर अपनी आवाज बदली थी। इतना कहकर उसने अपने हाथ मेरे गले में डाल दिए। अच्छी आवाज के साथ साथ उन पर से आती खुशबू। ये तो चीटिंग है। जो बच्चे चीटिंग करते हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले कि मैं आपा खो देता, लिंग युवा रुकी और अपना चेहरा ऊपर ले आई। पीछे से झुकने का उसका अंदाजा देखकर मानना पड़ेगा कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की थी। लिंग युवा अपनी नाक से मुझे सूंघने लगी। फिर उसने पूरे यकीन के साथ कहा, तुम्हारे जिस्म से युवर के अलावा किसी और औरत की महक आ रही है। ये कौन सी जादुई शक्ति है भाई? मुझे खुद कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्या आज तुम चोरी छिपे बाहर किसी और के साथ डेट पर गए थे? उसका लहजा अचानक बदल गया। वो शांत स्वभाव गायब हो गया और चेहरा सख्त होने लगा। उसकी नजरें इतनी खूंखार हो गईं कि आसपास का माहौल बर्फीला लगने लगा। मुझे लगने लगा कि ये औरत युवरदी का ही कोई दूसरा रूप है। बोलो, क्या तुम्हारा दिल डोल गया है? यह अचानक बदलाव इतना भयानक था कि मैं हक्का बक्का रह गया। पर अगली चीज ने तो मेरी धड़कनें रोक दी। उसके ऊपर से मैच्योर लेडी वाला लेबल गायब हो गया और उसकी जगह डरावने लेबल्स आ गए। यान्दरे, पोजेसिव,
जेलस। अगर मुझे याद है तो पहले उसके लेबल्स इंडिपेंडेंट और अंडरस्टैंडिंग थे। सिर्फ एक दिन में इतना बड़ा बदलाव कैसे? जल्दी बताओ, ये किस औरत की महक है? उसने अपने हाथ मेरे गले के चारों तरफ कस लिए। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो जाकी दी थी। जाकी दी कौन है? क्या नन्हे वुकी अब अपनी दीदी से ऊब गए हैं और कोई नई ढूंढ ली है? उसकी आवाज कांपने लगी और मेरे गले पर उसकी पकड़ और भी सख्त हो गई। मुझे लगा जैसे मैं गहरे पानी में डूब रहा हूं और सांस लेने के लिए तड़प रहा हूं। नहीं। जैकी यूअर दी की क्लासमेट है? ये सुनते ही लिंग युएओ के हाथ ढीले पड़ गए। हाथ हटते ही मैंने गहरी सांसें ली। शुक्र है, ताज़ी हवा मिली। ओह, तो ये यूअर की वो बिगड़ी हुई दोस्त है। उसके चेहरे के भाव फिर से सामान्य होने लगे, जैसे पिछला पल बस एक वहम था। ये बच्ची भी ना, तुम दोनों के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना? उसकी आंखों में अब फिर से वही फिक्र और प्यार था। वो वापस अपनी अंडरस्टैंडिंग वाली फॉर्म में आ चुकी थी। हम उसे स्कूल के आर्ट रूम में लेने गए थे। आई एम सॉरी ओकी, दीदी बुरी है। अचानक वो पास आई और मुझे सोफा पे ही गले लगा लिया। अरे यार, माफी मांगनी है तो मांगो, ये बार बार चिपकना जरूरी है क्या? दीदी बस डर गई थी कि कोई बुरी औरत तुम्हें बहला न ले जाए, इसलिए इमोशंस थोड़े भटक गए। मुझे लगा आप मेरा गला ही घोंट देंगी। नहीं, दीदी को अंदाजा है। ज्यादा से ज्यादा तुम बस बेहोश होते। बेहोश होने के बाद क्या करती? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए। वो दम घुटने वाला एहसास था। वो बता रहा था कि ये कोई सपना नहीं था। जब भी मेरे पास कोई और लड़की होती, लिंग युए पूरी तरह बदल जाती थी। वो मुझे बड़े प्यार से बाहों में भरे रही, जब तक कि लिन यूएर और लू जैकी सीढ़ियों से नीचे नहीं आ गई। मम्मी, अभी दिन का उजाला है। लिन यूएर ने आते ही देखा कि मैं उसकी माँ की गोद में हूँ। मैं तो बस भाई के साथ खेल रही हूँ। यूएर, तुम्हारा अंदाज थोड़ा गलत है। अपनी बेटी की टोका टाकी पर वो बस मुस्कुराई, पर मुझे छोड़ा नहीं। मम्मी, आप बहुत जिद्दी हैं। देखिए, भाई को चोट लग गई है। लिन योर ने मेरे गले पर वो लाल निशान देख लिया था, जो अब थोड़े हल्के पड़ रहे थे। कोई बात नहीं योर दी, लिंग दी बस मजाक कर रही थी। मैंने बात संभालने की कोशिश की, ताकि माँ बेटी में झगड़ा न हो जाए। मुझे भी भाई के साथ खेलना है। मासूम सी दिखने वाली लू जाकी मेरी तरफ बढ़ने लगी। भाई हागी। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं पहले से लिंग योयो की बाहों में हूं और सीधे चिपक गई। ये क्या तमाशा है? मैं उन दोनों के बीच किसी सैंडविच की तरह फंस गया था। तुम लू जाकी हो ना? अपनी चीज में किसी और का हिस्सा देखकर लिंग जुए को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने अपने हाथ मेरी कमर के पीछे से ले जाकर लू जाकी के कंधे पकड़ लिए। मैं मैं लू जाकी समझ नहीं पा रही थी कि ये बड़ी दीदी उसे क्यों पकड़ रही है, पर उसने मुझे छोड़ना नहीं चाहा। क्या जाकी जी मेरे वूकी को छोड़ सकती हैं? नहीं, मुझे भाई पसंद है। जैसे ही उसने ये कहा, लिंग युएओ की पकड़ मेरे ऊपर और भी ज्यादा कसने लगी। उसके स्वभाव में वो बदलाव फिर से शुरू हो रहा था। रुको, इतनी टेंशन मत लो। मैंने तुरंत अपना दांव चला और लिंग दी को गुदगुदी करने लगा। वो की रुको। इस मौके का फायदा उठाकर मैं उन दोनों की पकड़ से आजाद हो गया। इस वक्त सिर्फ लिन यूअर के पास खड़ा होना ही सबसे सेफ था। लिन यूअर ने मुझे अपने पीछे छुपा लिया और उन दोनों की नजरों से दूर कर दिया। बदमाश, मुझे गुदगुदी की। आजाद होने के बाद भी लिंग यूओ गुस्सा नहीं थी, बल्कि उसके गालों पर एक हल्की सी लाली छा गई थी। जब लगा कि दोनों शांत हो गई हैं, तब मैं यू और दी के पीछे से निकला। मुझे आप सबके साथ रहना बुरा नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि हमें कुछ रूल शर्तें तय कर लेने चाहिए। अगले ही पल मेरी आंख खुली और मैंने खुद को अपनी क्लासमेट की माँ की बाहों में पाया। उस मचौर लेडी की खूबसूरती देखकर मेरा गला सूखने लगा। तभी उसकी भी नींद खुली। मेरे गाल पर एक हल्का सा किस करने के बाद वो मेरे सामने ही अपने कपड़े बदलने लगी। उसकी दूध जैसी सफेद पीठ देखकर मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और सीधे बाथरूम की तरफ भागा। ठंडे पानी से चेहरा धोया ताकि मन की हलचल शांत हो सके। थोड़ी देर बाद मैं सीढ़ियों पर खड़ा होकर उन तीनों लड़कियों को देख रहा था। मुझे आप सबके साथ रहना पसंद है, पर 3 शर्तें जरूरी हैं। कैसी शर्तें? तीनों का ध्यान मेरी तरफ खिंच गया। पहली शर्त, ये गले लगने वाली बात। अब से हर इंसान दिन में सिर्फ एक बार गले लगा सकता है। एक बार तो बहुत कम है। इससे पहले कि मैं बात पूरी करता, लिंग योयो ने विरोध कर दिया। तो दीदी को दिन में कितनी बार चाहिए? मुझे सोचने दो। कम से कम 4, 5, 6, नहीं, कम से कम 8 बार। वो ऐसे मोल भाव कर रही थी जैसे बाजार में खड़ी हो। जैसा भाई ने कहा, दिन में एक ही बार ठीक है। ये लिन यूअर थी।
हालांकि वो खुद भी मुझे हर पल बाहों में रखना चाहती थी, पर अपनी माँ पर लगाम कसना ज्यादा जरूरी था। वो नहीं चाहती थी कि आगे चलकर माँ कुछ ज्यादा ही ओवर कर दे। अपनी माँ को वो अच्छे से जानती थी। यूर, तुम बहुत सख्त हो। लू जाची ने भी अपनी सहमति में सिर हिलाया। दूसरी शर्त, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट करने से पहले मेरी परमिशन लेनी होगी। मुझे सबसे ज्यादा डर लिंग युएवो और लू जाची के अचानक हमलों से लगता था। अगर मुझे पहले से पता होगा तो कम से कम मैं तैयार रहूंगा। ठीक है, लिंग युए ने इस बार मना नहीं किया। उसे अपनी खूबसूरती पर पूरा भरोसा था। तीसरी शर्त, सब प्यार से रहेंगे। मेरे चक्कर में आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा। ये शर्त खास तौर पे लिंग युएओ के लिए थी, क्योंकि उसका मूड स्विंग दूसरों के लिए दहशत बन सकता था। अगर ऐसी बात है तो दीदी एग्री करती है। अब मैं डिनर बनाने जाती हूँ। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली गई। उसे समझ आ गया था कि मुझे ज्यादा फोर्स करना ठीक नहीं है। थैंक यू, यू आर दी। अगर वो साथ न देती तो ये शर्तें कभी पास नहीं होती। ठीक है भाई, अब मेरी बारी है। दिन का वो एक हग। इतना कहकर उसने अपनी बाहें फैला दी। यूवर्दी को गले लगाकर मुझे सुकून मिला। अब कम से कम फालतू के पछड़ों से छुटकारा मिलेगा। रात के वक्त उन शर्तों के बाद अचानक एक नया लेबल सामने आया, पर मुझे लगा जैसे मुझे प्लेबॉय जैसा दिखा रहा है। मंडे की सुबह जब मेरी नींद खुली तो दिमाग में एक आवाज गूंजी, न्यू स्किल हासिल की, हिप्नोसिस सम्मोहन। मुझे तब एहसास हुआ कि मेरी स्किल्स हर मंडे रिफ्रेश होती हैं। कल रात जल्दी सोने की वजह से मैं चेक करना भूल गया था। मुझे लगा था कि लेबल रिकॉग्निशन ही काफी खतरनाक है। किसी को भी प्यार में डालना या नफरत करवाना बस एक लेबल बदलने की बात थी। ये किसी विलन वाली पावर लगती थी। पर इस बार तो कुछ और ही बवाल मिला। हिप्नोसिस। इसकी डिटेल पढ़कर पता चला कि मैं किसी भी होशमंद प्राणी को पूरी तरह अपना गुलाम बना सकता हूँ। मैंने मन ही मन चैन की सांस ली। ये पावर मेरे लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगी। और इसकी रेंज कितनी है, इसका असर कब तक रहता है और खत्म होने के बाद क्या होता है, ये सब मुझे टेस्ट करना था। सुबह सुबह मैं बिना किसी को जगाए घर से निकल गया। ये एक हाई क्लास इलाका था। सड़क पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। अब मैं पेड़ पौधों पर तो ये आजमा नहीं सकता था। काफी देर तक कोई सब्जेक्ट नहीं मिला तो मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी एक बिल्ली के रोने की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो एक बड़ी सी पर्शियन कैट थी। वो मुझ पर गुर्रा रही थी। अगर पहले की बात होती तो मैं कोई डंडा उठाकर उसे भगा देता, पर अब मैं कोई मामूली इंसान नहीं था। जब सब्जेक्ट ढूंढ रहा था तब कोई मिला नहीं। अब ये खुद चलकर आई है। हिप्नोसिस एक्टिवेट कहते ही वो बिल्ली बुद्ध बन गई। बैठ जाओ, मैंने हुक्म दिया। वो सच में बैठ गई, पर भागते भागते अचानक बैठने की वजह से उसे रगड़ लगी और वो म्यो म्यो करने लगी। इधर आओ, मैंने अगला ऑर्डर दिया। वो बिना किसी भावना के मेरी तरफ आई। हाथ मिलाओ। उसने बड़े प्यार से अपना पंजा आगे बढ़ा दिया। अगर कोई राहगीर देख लेता तो उसे लगता मैं कोई बड़ा एनिमल ट्रेनर हूँ। गुड डॉग, मतलब गुड कैट। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुझे इस पावर की ताकत का एहसास हुआ। ये पूरी तरह से गुलामी थी। मैं अभी और एक्सपेरिमेंट करने ही वाला था कि दूर से एक सुरीली आवाज आई, लिली, तुम कहाँ हो। एक साया मेरी तरफ भागा हुआ आया। जब वो पास आई तो मैंने देखा, ये तो एक बेहद खूबसूरत और मैच्योर औरत थी। सफेद बाल और गोरी रंगत, साफ पता चल रहा था कि वो फॉरेनर मिक्स्ड है। उसकी बॉडी बहुत ही सुडौल और आकर्षक थी। क्या ये आपकी बिल्ली है? अभी तो मैंने इसे सम्मोहित किया था और मालकिन भी आ गई। आई एम सो सॉरी। लिली अजनबियों को पसंद नहीं करती। मैं इसे घर में बंद रखती हूँ। पर आज ये मौका पाकर भाग निकली। अपनी बिल्ली के बारे में वो अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे हैरानी हुई कि ये अजनबी के साथ इतनी घुली मिली कैसे है। उसने बस यही सोचा कि शायद मैं बहुत क्यूट हूँ। सच तो ये था कि मुझे देखते ही उसके मन में भी एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैंने बिल्ली के साथ खेलना बंद किया और उस औरत के लेबल्स देखे, केयरलेस, एनिमल लवर, हॉस्पिटेबल। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। उस मैच्योर लेडी को मुझ में दिलचस्पी होने लगी थी। मैं थोड़े वक्त पहले ही आया हूँ। मैंने छोटा सा इंट्रो दिया ताकि वो मुझे कोई बदमाश न समझ ले। ओह, तो तुम लिन के घर पर रहते हो। मेरा नाम एलिजाबेथ मिलिया है, तुम मुझे बस मिलिया बुला सकते हो। वो मुस्कुराई। तुम उनके घर के बच्चे हो ना? यहाँ कब तक रुकोगे? उसने अचानक पूछा। उसे पहली ही नजर में मुझसे एक लगाव सा महसूस होने लगा था, जो बढ़ता ही जा रहा था। वो चाहती थी कि मुझे रोज देख सके। मेरा अब कोई परिवार नहीं है। लिंग दी को मुझ पर तरस आया और वो मुझे घर ले आई। जब से लिंग यूए मुझे लाई थी, उसने कभी गोद लेने, लीगल अडॉप्शन की बात नहीं की। मैंने 2 बार पूछना चाहा,
पर उसने बात टाल दी। ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग में कुछ और ही बड़े प्लान्स चल रहे हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें दुखी कर दिया। ये सब मेरी गलती है। अजीब बात थी, पहली मुलाकात थी, पर मिलिया को ऐसा लग रहा था जैसे मेरा चेहरा उसके दिल पर छप गया हो। मेरा झुका हुआ सिर देखकर उसे बहुत हमदर्दी महसूस हुई। मिलिया जी, आप ठीक तो है ना? मैंने नोटिस किया कि वो कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। क्या ये मेरा असर था? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, समोहन तो सिर्फ बिल्ली पर आजमाया था। ना, नहीं, कुछ नहीं। शुक्र है वो पागलपन कुछ ही देर रहा और वो नॉर्मल हो गई। सॉरी, मजाक बन गया। अभी कुछ देर पहले उसके मन में आ रहा था कि मुझे अपनी बाहों में भरकर दुलार करे। मिलिया जी, आपके पति, वो वो मेरी बेटी के पिता हैं। पर काम के चक्कर में वो सालों से घर नहीं आए। उसकी आवाज में एक अकेलापन और उदासी थी। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। पति सालों से गायब और अकेले बेटी को पालने वाली औरत, ये तो भावनाओं का सैलाब था। वो कि जब भी वक्त मिले मेरे घर आना, मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करेगी। सिर्फ बेटी ही नहीं, मीला तो खुद मुझे अभी अपने घर ले जाना चाहती थी। हाँ हाँ, जरूर देखेंगे। मैंने बस दिखावे के लिए सिर हिलाया और वहां से निकला। घर जाकर मैंने लिंग युए को बताया तो उसने कहा कि वो उसे जानती है, अच्छी औरत है, पर मुझे उससे दूर रहना चाहिए। मुझे डर था कि कहीं लिंग दी फिर से यानदे न बन जाए, इसलिए मैंने ये नहीं बताया कि उसने मुझे घर बुलाया है। खाना खाने के बाद वो मुझे स्कूल छोड़ने गई बाचन अकादमी। नन्हे वो की, अगर कोई परेशान करे तो मुझे कॉल करना। जी दीदी, आप आराम से जाना। मैंने हाथ हिलाकर उसे विदा किया। स्कूल सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर था, उसे आने की जरूरत नहीं थी। खैर, काफी इमोशनल विदाई के बाद उसकी मौजराती वहां से गई और मैं कैंपस के अंदर चला गया। अमीरों का स्कूल था, एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थीं, सब सज धज के आई थीं। मेरे चार्म सक्यूबस वाले लेबल की वजह से लड़कियों की नजरें मुझ पर टिक गईं। शुक्र है मैं जल्दी से निकल गया, वरना भीड़ मुझे घेर लेती। गुड मॉर्निंग टीचर। उम्मीद है कि मैं उनसे दूर रहूं। मुझे डर था कि कहीं लिंग भी फिर से अंधेरे मोड में ना आ जाएं, इसलिए मैंने उनके घर जाने वाले इनवाइट के बारे में कुछ नहीं बताया। खाना खाने के बाद लिंग गए हुए मुझे स्कूल छोड़ने आई, बच्चन अकेडमी। नन्हे वो की, अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे फौरन कॉल करना। जी लिंग दी, मैं समझ गया। आप आराम से गाड़ी चलाइएगा। मैंने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। सच तो यह है कि उनके आने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्कूल घर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर था। काफी इमोशनल विदाई के बाद लिंग युए ने अपनी माजराती स्टार्ट की और चली गई। उनकी कार को ओझल होते देख मैं भी कैंपस की तरफ बढ़ गया। ये वाकई रईसों का स्कूल था। यहाँ एक से बढ़कर एक सुंदर लड़कियां थीं और सबने बहुत ही शानदार मेकअप कर रखा था। मेरे चार्म वाले लेबल की वजह से स्कूल में कदम रखते ही लड़कियों की नजरें मुझ पर टिकने लगीं। शुक्र है कि मैं फुर्ती से वहां से निकल गया, वरना लड़कियों की भीड़ मुझे घेर लेती। गुड मॉर्निंग टीचर। नए स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग का वक्त था। मैं स्टाफ रूम में गया और उस शख्स को ढूंढा जिसने कल मेरा एडमिशन किया था। मुझे इतनी जल्दी स्कूल में देखकर थोड़े हैरान रह गए। वो की छात्र, आप तो काफी जल्दी आ गए। मेरी क्लास में लगभग 40 स्टूडेंट्स थे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थीं। जैसे ही मैं अपनी क्लास में पहुंचा, वहां का माहौल अचानक से बदल गया। कितना गोरा लड़का है, एक बार गले लग जाओ। सच में कितना प्यारा है। मुझे पता था कि हंगामा होगा, पर यह नहीं सोचा था कि निकलते ही बेकाबू हो जाएगा। मैं फुर्ती से पोडियम पर गया और अपना इंट्रो दिया। नमस्ते सबको, मेरा नाम बुकी है, मैं 18 साल का हूँ। उम्मीद है आप सब मेरा साथ देंगे। जैसे ही मेरी उम्र उनके कानों में पड़ी, लड़कियां और भी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ गईं। हे भगवान, सिर्फ 18 साल का। तभी टीचर ने दखल दिया। सब शांत हो जाइए, पहले वो की छात्र को अपनी जगह चुनने दें। जगह चुनने की बात सुनकर लड़कियां और भी जोश में आ गईं। खासकर एक अमीर घर की लड़की मेरी तरफ पागलों की तरह हाथ हिला रही थी। मैंने उसे एक नजर देखा और मन बदल लिया। अगर उसके बगल में बैठा तो लड़कियों के बीच में ही फंस जाऊंगा। आखिर में मैंने अपनी नजर कोने में बैठे एक लड़के पर टिकाई। उसके बाल मशरूम कट थे, जिसने उसका आधा चेहरा ढक रखा था, और उसने गोल चश्मा पहना था। उसने दुमरी डंगरी पहन रखी थी। बिल्कुल किसी रियलिटी शो के हीरो जैसा लग रहा था। दोस्त, क्या तुम्हारे बगल वाली जगह खाली है? पर उस लड़के ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने अपना चेहरा डेस्क पर टिका लिया और रह रहकर कांपने लगा। दोस्त, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मुझे ताज्जुब हुआ, ऐसा पहली बार हो रहा था। मेरे पूछने पर वो और भी ज्यादा कांपने लगा। वो जितना डर रहा था, मेरा मन उसके साथ बैठने का उतना ही ज्यादा होने लगा। उसे देखकर मन में एक अजीब सी प्रोटेक्शन वाली भावना जाग रही थी। मत,
मत बैठो यहाँ, वरना सब तुम्हें भी पसंद नहीं करेंगे। तभी उस लड़के के मुंह से एक धीमी आवाज निकली। उसके लहजे में अकेलापन और हीन भावना साफ झलक रही थी, वो जैसे नेगेटिव इमोशंस का ढेर हो। मैंने उसके सिर के ऊपर के लेबल्स देखे, सोशली एंग्शियस, टिमिड, वांट्स टू हाइड इन स्प्रिंग। मुझे लगा था कि उसे बस थोड़ी घबराहट है, पर यह तो काफी सीरियस मामला था। मुझे किसी के रिजेक्ट करने का डर नहीं है, और मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मेरा नाम वूकी है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैंने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम सुनकर वो चौंक गया। मेरा नाम बाओयू है। कितना प्यारा नाम है। मैंने हंसकर सिर हिलाया। मैंने उसका हाथ पकड़कर शेक किया। पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की है। बाओयू ने फिर से सिर झुका लिया। उसके गाल लाल पड़ रहे थे। जैसे ही ब्रेक की घंटी बजी, बहुत सारी लड़कियां पास आ गईं। ऊकी छात्र मैं भीड़ में से एक लड़की ने अपना इंट्रो दिया। मेरा नाम तू यान है। मैं सेक्शन 3 की बिग सिस्टर लीडर हूँ। तुम नए हो इसलिए शायद जानते नहीं, पर ये लड़का बाओयू पूरी क्लास का सबसे नापसंद इंसान है। ये बात पूरी क्लास में सुनी, पर बाओयू के लिए कोई नहीं बोला। बाओयू को लगा कि ये नया दोस्त भी दूसरों की तरह उसे छोड़ देगा, पर मैंने उसे दिलासा दिया। डरो मत बाओयू। तो यान, तुम्हारी ये घटिया सोच, मैं किसके साथ बैठूं इससे तुम्हें क्या लेना देना। तुम जैसे लोग बस दूसरों को सताना जानते हो। मैंने उन लड़कियों को ठंडी नजरों से देखा। मैंने उन लड़कियों के सिर पर साइकोपैथ और डार्क जैसे लेबल्स देखे, जिससे साफ था कि इनमें से कोई भी मासूम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि बाओ की ऐसी हालत के पीछे इन लड़कियों का ही हाथ था। वूकी छात्र, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, वूकी छात्र। वूची छात्र, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं और बहस करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मन ही मन हिप्नोसिस शुरू किया। सब के सब सीधे खड़े हो जाओ। एक पल में सारी लड़कियां सावधान की मुद्रा में आ गईं। अब तक जो भी घटिया काम किए हैं, सब सच सच बता दो। मेरे हुक्म देते ही पूरी क्लास में उनकी आवाजें गूंजने लगीं। सम्मोहन के असर में वो अपने सारे काले कारनामे बताने लगी। उनके पत्थर जैसे चेहरों और उन कहानियों ने पूरी क्लास में दहशत फैला दी। अब सीधे टीचर के पास जाओ और अपना जुर्म कबूल करो। मैं खुद हाथ गंदे नहीं करना चाहता था, वरना मुझ में और उनमें फर्क क्या रह जाता। क्लास के बाकी बच्चे ये सब देखकर सन्न थे। किसी की सांस लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये सब इतनी तेजी से बदला कि सताने वाले खुद ही सरेंडर करने चले गए। मैं सहमे हुए बावू को लेकर उन्हें स्टाफ रूम में जाते हुए देखता रहा। फिर वहां से रोने धोने और टीचर्स के गुस्से की आवाजें आने लगीं। उन लड़कियों का अंजाम आ चुका था। सबको स्कूल से निकाल रिस्ट्रिक्टेड दिया गया। जब बावू बाहर आया तो उसे सब एक सपने जैसा लग रहा था। वो की छात्र, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हम क्लास में वापस नहीं गए, बल्कि स्कूल के मैदान में आ गए। बधाई हो बायू, तुमने अपने दिल के उस बुरे सपने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नहीं, बायू ने सिर हिलाया। ये सब मैंने नहीं, वो छात्र ने किया है। हम दोनों पूरे दिन घास पर लेटे रहे। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने अपने दोस्त को अलविदा कहा और घर की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलने ही वाला था कि पास से एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे ओकी, तुम अभी घर लौटे हो क्या? ये वही यूअर जैसी पर थोड़ी मैच्योर आवाज थी। मिलिया दी, जिसे मैं सुबह मिला था। नमस्ते मिलिया दी। मैंने मुकर अपनी पड़ोसी मिक्स्ड ब्यूटी को देखा। वो अपनी नीली आंखों से मुझे निहार रही थी। नन्हे वुकी, क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे? मिलिया ने मुस्कुराते हुए मुझे इनवाइट किया। ये शायद ठीक नहीं होगा, मैं हिचकिचाते हुए कहा। इसमें गलत क्या है? मेरी बेटी भी घर पे है, शायद तुम दोनों दोस्त बन जाओ। इतना कहकर उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर के अंदर ले गई। आंख खुली तो देखा कि मैं अपनी क्लासमेट की माँ की बाहों में हूँ। उस मैच्योर लेडी की खूबसूरती को करीब से देखकर मेरा गला सूखने लगा। वो उठी और मेरे सामने ही कपड़े बदलने लगी। मेरी क्लासमेट ये सब देखकर नाराज नहीं हुई, बल्कि वो चाहती थी कि हम तीनों साथ सोएं। आखिर मुझे बॉन्ड सक्यूबस की बॉडी जो मिली थी, जो भी औरत मुझे देखती वो मेरी दीवानी हो जाती। नन्हे उखी, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मिलिया दी, मुझे लगता है मुझे घर चलना चाहिए, वरना लिंग दी आ जाएंगी। अगर उन्हें पता चला कि मैं किसी और औरत के घर गया हूं तो वो मेरा क्या हाल करेंगी, मैं सोच भी नहीं सकता। क्या तुम डर रहे हो? मैं जितना जल्दी में था वो मैच्योर लेडी मुझे उतना ही रोक रही थी। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब तुम सच में डरे हुए हो? ऐसी बात भी नहीं है। तो फिर इतनी जल्दी क्या है? इतना कहकर वो मुझे घसीट कर अपने लिविंग रूम में ले गई। देखो मेरा घर कैसा लगा। उनका घर भी लिंग दे के घर जैसा ही था, क्योंकि लेआउट एक जैसा था।
एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं गलत दरवाजे से अंदर आ गया हूँ। क्या वो लिंगडी मुझसे ज्यादा बेहतर है? वो सवाल पे सवाल दाग रही थी और मेरे काफी करीब आ गई। ये ये मैं नहीं जानता। मैंने अनजान बनने का नाटक किया है। क्या सोच रहे हो? उसके होंठ मेरे कान के पास थे और उसकी खिलखिलाहट गूंज रही थी। कुछ नहीं सोच रहा। सच में? या फिर तुम? मिलियादी ने मुझे गौर से देखा और मुस्कुरा दी। दीदी, क्या आप मुझसे थोड़ा दूर हो सकती हैं? ये माहौल थोड़ा अजीब हो रहा है। मुझे लगा कि अगर मैंने दूरी नहीं बनाई तो मैं खुद पर कंट्रोल खो दूंगी। नहीं। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और आंखों में चमक। मिलियादी, अगर किसी ने हमें गलत समझ लिया तो अच्छा नहीं होगा, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। वो हंसी और मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। वैसे भी मैं कुछ खास नहीं करने वाली। मैं तो बस तुम्हें फल खिलाना चाहती हूँ। फल खिलाने के लिए इस पोजीशन की क्या जरूरत है? साधारण तरीके से खिलाने की जरूरत नहीं है। पर जब मैं खुद खिलाना चाहती हूँ तो बात अलग है। आपका मतलब सच में फल ही है ना? बेशक। तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है? उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तभी जैसे जादू से उसके हाथ में पाइनएप्पल्स अनानास की प्लेट आ गई। फल देखकर मैंने चैन की सांस ली। चलो मुंह खोलो। मम्मी, मुझे भूख लगी है। जैसे ही मीडिया खिलाने के लिए झुकी, एक लड़की सीढ़ियों से नीचे आई। उसकी उम्र लिन यूअर जितनी ही थी। उस लड़की ने अपनी माँ जैसी खास खूबसूरती तो नहीं पाई थी, पर वो काफी प्यारी थी। मम्मी। वो सीढ़ियों पर खड़ी होकर अपनी नींद भरी आंखें मल रही थी। अब सुनते ही मैं सोफा पर ऐसे दुबक गया कि मेरी सांस तक नहीं सुनाई दे रही थी। मम्मी, आप वहां नीचे क्या कर रही हैं? लड़की को थोड़ा शक हुआ। मैं योगा कर रही हूँ। मम्मी का वजन थोड़ा बढ़ गया है ना, इसलिए फिगर मेंटेन करना चाहती हूँ। पापा तो घर पे है नहीं, तो आप ये सब किसके लिए कर रही हैं? लड़की ने अपने बाल संवारे और अपनी माँ को थोड़ा अजीब नजरों से देखा, शायद किसी और के लिए। मिलिया ने एक शरारती अंदाज में जवाब दिया। मम्मी, आप आज बहुत अजीब बातें कर रही हैं। लड़की को माहौल में कुछ गड़बड़ लगी और वो नीचे आने लगी। आज मम्मी को अपनी पसंदीदा चीज मिल गई है। आपकी पसंद तो हमेशा 3 मिनट में बदल जाती है, मुझे तो आदत हो गई है। लड़की ने चिढ़ते हुए अपनी माँ को टोका। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मम्मी दिल से पसंद करती है। वो मैच्योर लेडी मुस्कुराई। वो अपनी बेटी को जवाब दे रही थी, पर उसका असली निशाना सोफे के नीचे छुपा हुआ मैं था। ठीक है मम्मी, आप जल्दी से कुछ खाने को दे दो। बात खत्म करके लड़की जिद करने लगी। फ्रिज में केक रखा है। मीठे का नाम सुनते ही उसकी आंखों में चमक आ गई और वो उछलती हुई फ्रिज की तरफ चली गई। नन्हे वो की, तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई या मैं? इस मौत के कुएं जैसे सवाल पर मैंने बहुत चालाकी से जवाब दिया। आप दोनों की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है। बड़े शातिर हो। मिलियरी ने आंख मारी, पर उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। मैंने भाई, अभी तुम तैयार नहीं हो। क्या सजा के लिए तैयार हो? जैसे ही वो मेरे पास आने लगी, मैं उनकी पकड़ से आजाद होकर भागा। अगली बार मैं नहीं आऊंगा। घर पहुंचकर भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मिलियादी की हिम्मत तो देखो, अपनी बेटी के सामने ऐसी हरकत। और कमाल की बात यह है कि वो लड़की मेरे स्कूल में पढ़ती है। एक ही स्कूल में होने के नाते अगर हम मिले तो मैं उसे कैसे फेस करूंगा? भाई, इतनी देर क्यों हो गई? तभी पीछे से लेनियर की आवाज आई। वो कुछ काम था। तुम्हारे कपड़ों से खुशबू आ रही है। लगता है स्कूल में कोई नई दोस्त बनी है। लेनियर ने मुझे सूंघा और उसकी भौहें तन गई। लड़कियों का ये टैलेंट कितना डरावना है भाई। महक से ही पहचान लेती हैं कि किसी और औरत के पास थे। हाँ, एक क्लासमेट थी, मैंने झूठ बोलकर बात टाल दी। लिन यूएर को लगा कि वो महक किसी हमउम्र लड़की की है। अच्छा, मेरा भाई वाकई बहुत दयालु है। जब मैंने उसे बाओई वाली कहानी सुनाई तो वो काफी इमोशनल हो गई। उसे बाओई की हालत पर तरस आया और उसने मुझे और भी कसकर गले लगा लिया। वो लोग कितने जालिम हैं। काश बायू को तुम पहले मिल जाते। उसने अपना चेहरा मेरे गाल से टिका लिया। हालांकि लिन यूए का प्यार काफी संभाला हुआ था, उसमें वो पागलपन नहीं था। जब हम अलग हुए तो मुझे उस छोटी लोलिता का ख्याल आया। जैकी दी कहाँ है? जैकी ने खुद को कमरे में बंद कर रखा है, शायद अपनी नई पेंटिंग के बारे में सोच रही है। मैंने राहत की सांस ली। शुक्र है उस छोटी आफत से पीछा छूटा। तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है योड़ दी। जैसे ही वो किचन में गई, लू जाकी दबे पांव सीढ़ियों से नीचे आई। जाकी दी, आप यहाँ। आते ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी पेंटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि सिर्फ मुझे सुनाई दे। उसका लेन यूअर से छुपकर यह करना साफ इशारा था कि दाल में कुछ काला है। क्या गड़बड़ है? यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ ऊपर चलो। इतना कहते ही वो मुझे खींचकर अपने कमरे में ले गई।
पहली बार मैं किसी लड़की के कमरे में था। कमरा काफी बड़ा था और बालकनी के पास उसका पेंटिंग बोर्ड रखा था। बी, क्या दिक्कत है? मुझे तो पेंटिंग की समझ नहीं है, ड्राइंग की बात नहीं है। मेरा पेट अजीब लग रहा है, भारी भारी सा। शायद आपने कुछ ज्यादा खा लिया होगा, मैंने मजाक में कहा। मेरा दिमाग उसकी बातों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। नहीं, यहाँ से खून भी निकल रहा है। इतना कहकर उसने अचानक अपनी स्कर्ट उठा दी। मैं तो एकदम सुन्न हो गया। मैंने अपनी आंखें ऊपर की तरफ कर ली। दाई, ये आपको पीरियड मासिक धर्म आया है। असल में लू जियाकी में कॉमन सेंस की कमी थी, इसलिए उसे ये कोई बड़ी बीमारी लग रही थी, पीरियड। पर मेरा कोई कजिन रिश्तेदार तो अभी आने वाला नहीं था। उसकी समझ वाकई दुनिया से अलग थी। वो वाले रिश्तेदार नहीं, ये औरतों के साथ हर महीने होता है। मुझे लगने लगा था कि अब मैं भी पागल हो जाऊंगा। मैं एक लड़की को पीरियड के बारे में समझा रहा था। लू जियाकी ने बस खाली नजरों से सिर हिलाया। यूएर ने कहा था ये पैड इस्तेमाल करना है। हाँ, ये ठीक है, पर आपको यूएर दी के पास जाना चाहिए। मैं ये सब नहीं कर सकता। क्यों? यूएर के पास क्यों जाऊं? तुम बाकियों जैसे नहीं हो, या फिर तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैं लाचार होकर खड़ा था। तभी कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाहट हुई। लू जाकी, दरवाजा खोलो। क्या वूकी तुम्हारे कमरे में है? लिन यूअर की आवाज में बहुत गुस्सा था। जाकी दी, जल्दी से इसे पहनिए। शुक्र है कि दरवाजा अंदर से बंद था। अगर लिन यूअर अचानक अंदर आ जाती और ये मंजर देखती, तो वो अपने यानदरे रूप से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती। मैंने सबसे पहले उसकी स्कर्ट वापस नीचे की। तुम लोग पक्का अंदर ही हो। अंदर से आवाज सुनकर लिन यूअर और भड़क गई। दाई, जल्दी कीजिए वरना देर हो जाएगी। पर लू जाकी ने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि उसने मेरे सिर को पकड़कर नीचे की तरफ खींच लिया। अरे जाकी दी, ये क्या कर रही हैं? उसके शरीर की भीनी महक मेरे चारों तरफ थी। पसंद आया? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, जैसे उसे पता ही ना हो कि बाहर क्या तूफान खड़ा है। मैं पसीने से तरबतर हो चुका था। लू जाकी, दरवाजा खोलो, वरना मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। दरवाजे के बाहर लिन यूएर का सब्र जवाब दे रहा था। एक मिनट, मैं खोल रहा हूं। मैं झटपट उसकी स्कर्ट से बाहर निकला, सब कुछ ठीक किया और दरवाजा खोला। लिन यूएर ठंडे चेहरे के साथ अंदर आई। पहले मुझे घूरा, फिर शक भरी नजरों से जाकी को देखा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं दी। मैंने झूठ बोला, वरना वो यहीं फट जाती। हमने कोई बुरा काम नहीं किया। मैं तो बस भाई से कह रही थी कि ये पैड लगाने में मेरी मदद करें। लू जैकी ने बड़ी सादगी से वो पैड बाहर निकाल कर दिखा दिया। ये कोई बुरा काम नहीं है। तुम्हें सच में लड़के लड़की की मर्यादा का कुछ नहीं पता। लिन यूअर का चेहरा उतर गया। उसे अपनी इस बेवकूफ सहेली पर गुस्सा भी आ रहा था और शर्मिंदगी भी। तो वो की, क्या तुमने सच में मदद की? बिल्कुल नहीं, मैंने मना कर दिया था। मैंने घबराते हुए सफाई दी और बार बार जियाकी को आंख मारी कि कुछ न बोले। भाई को पता चल गया था कि मैंने बदल लिया है, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी। मैं चाहता था कि वो चुप रहे, पर वो तो सब सच उगल रही थी। तुम पागल हो, सुबह मैंने खुद तुम्हें बदल कर दिया था। लिन यूएर अचानक रुकी। रुको, भाई को कैसे पता चला कि तुमने बदल लिया है? वो दाई ने खुद बताया था। आप गलत मत समझिए। उस वक्त मुझे सच में डर लग रहा था कि लिन यूएर अपना आपा खो देगी। मुझे लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बात को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। यूअर दाई, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, इस बार छोड़ रही हूँ। अगली बार कोई बुरा काम चोरी छिपे नहीं होना चाहिए। यूअर, तो बहुत कंजूस हो। इतना कहकर लू जैकी वापस अपनी पेंटिंग के पास चली गई। उसने अपना मिशन हग बाय क्लोज कांटेक्ट पूरा कर लिया था और मन ही मन खुश थी। चलो भाई, अब खाना खाते हैं। मानना पड़ेगा, लिन यूर के हाथ के खाने का स्वाद उसकी माँ जैसा ही लाजवाब था। आज सिर्फ हम तीन ही थे, क्योंकि लिंग डी ने कॉल किया था कि वो देर से आएंगी। खाना खाकर मैं सोने चला गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटने की तैयारी कर रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोलकर देखा तो लिंग डी वहां खड़ी थी। उन्होंने गहरे लाल रंग की सिल्क नाइटी पहनी थी और उनके बाल खुले हुए थे, जो उन्हें और भी ज्यादा मैच्योर और अट्रैक्टिव बना रहे थे। लिंग दी, मैं बस सोने ही वाला था। तो क्या दीदी तुम्हारे साथ सो सकती है? उन्होंने बिस्तर पर बैठते हुए बड़ी नजाकत से पूछा। नहीं दीदी, मुझे लगता है मेरी नींद अचानक गायब हो गई है। अगर मैं उनके साथ सो गया तो आगे क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। अच्छा, नींद नहीं आ रही? तो फिर दीदी के पैरों की मालिश कर दो। इतना कहकर वो मेरे सामने ही बिस्तर पर लेट गईं। मैं आज बहुत थक गई हूँ, मुझे सच में एक अच्छे मसाज की जरूरत है। मालिश? इसका मतलब मुझे उन्हें छूना होगा।
यूडी से क्यों नहीं कहती? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे ही करवानी है। अब देर मत करो, जल्दी आओ। मैंने थूक गटका। इस वक्त वो वाकई बहुत कातिलाना लग रही थी। अगले दिन मैं अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स लेकर उठा। कल रात लिंग दी की मालिश करना मेरे लिए किसी मीठे टॉर्चर से कम नहीं था। शुक्र है कि मालिश के बाद उन्होंने कोई और हरकत नहीं की, पर मेरी नींद तो उड़ ही चुकी थी। अगले कुछ दिन काफी शांत रहे। स्कूल में मैं बायू और चंद चांचू के साथ वक्त बिताता, और घर पर कभी लू जाकी की मासूम शरारतें होती, तो कभी माँ बेटी का दुलार। मुझे अपनी पावर्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज फ्राइडे था और स्कूल आधा घंटा जल्दी खत्म हो गया। मैं अपनी तय जगह पर खड़ा था, पर वहां लिंगदी की माजराती कार कहीं नहीं दिख रही थी। मेरे पास फोन भी नहीं था, क्योंकि लिंगदी का मानना था कि फोन होने से दूसरी बुरी औरतें मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगी। फोन न होने से मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, पर इसका नुकसान ये था कि अब मैं फंस गया था। पैदल ही चलते हैं, मैंने सोचा। घर यहां से बस 3 किलोमीटर दूर था, यानी आधे घंटे का रास्ता। हफ्ते भर आने जाने की वजह से मुझे रास्ता याद हो गया था। मैं एक पतली गली से निकलकर रेड लाइट वाले चौराहे पर पहुंचा ही था कि एक जानी पहचानी शख्सियत से सामना हुआ। वो चंद परिवार की इकलौती वारिस चंद सीयू थी। मैंने उसके सिर पर लेबल्स देखे, रिच हेरिस, हाईली गार्डेड, लॉयल्टी सीकर। मैं उससे दूर रहना चाहता था क्योंकि हमारा कोई मेल नहीं था, पर उसने खुद बात शुरू की। नमस्ते ऊकी छात्र, क्या तुम्हें याद है? मुझे यकीन नहीं हुआ कि चैन सीयू मेरा नाम जानती है। आपको मेरा नाम कैसे पता? इससे पहले कि वो जवाब देती, वहां अचानक एक बिना नंबर प्लेट वाली वैन आकर रुकी। उसमें से 7-8 नकाबपोश गुंडे निकले और पलक झपकते ही हम दोनों को किडनैप करके ले गए। एक पुरानी खंडहर फैक्ट्री में मुझे और चैन सीयू को रस्सियों से कुर्सियों पर बांध दिया गया था। इतने बड़े खतरे के बावजूद चैन सीयू का चेहरा एकदम शांत था। क्या आपको डर नहीं लग रहा? मुझे इसकी आदत है। ऊंचे मुकाम पर होने के साथ ही खतरे भी आते हैं। वो शहर के सबसे बड़े खानदान से थी, इसलिए वो पत्थर की तरह सख्त और बेखौफ थी। वो की, तुम भी तो घबराए हुए नहीं लग रहे। क्योंकि मेरा और आपका मामला अलग है। मेरा कोई रईस बैकग्राउंड नहीं है। पर क्या तुमने गौर किया, इन लोगों ने अपने चेहरे नहीं छुपाए हैं। मुझे पिछली जिंदगी की खबरें याद आईं। आमतौर पर किडनैपर्स अपनी पहचान छुपाते हैं, सिवाय तब जब उनका इरादा सामने वाले को जान से मारने, एनकाउंटर बाय मर्डर का हो। वो नहीं चाहते कि कोई गवाह बचे। ये कोई मामूली किडनैपिंग नहीं थी। अगर ये सिर्फ पैसों के लिए होती, तो उसके परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर यहाँ इरादे कुछ और ही लग रहे थे। रसूख यहाँ काम नहीं आने वाला था। फिर भी चेन सियू बिल्कुल नहीं डरी, बल्कि वो मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मेरे चेहरे पर खौफ तलाश रही हो। हालात वाकई बुरे हैं, पर आपकी सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? वो की, तुम वाकई मेरी तरह ही हो, अपनी जान की परवाह न करने वाले। मैं कुछ कहना चाहता था, पर रुक गया। मैं देख सकता था कि उसे अपनी जान से कितना मोह कम था। शायद उसके अतीत की वजह से, पर मैं अपना हुक्म का इक्का भी नहीं दिखा सकता था। ये पावर्स एंड मौके पर ही इस्तेमाल करनी थी। मेरी सिक्योरिटी फेल क्यों हुई? साफ है, मुझे धोखा दिया गया है। ये गुंडे मेरे ही अपने बॉडीगार्ड्स हैं। चंजी, आपकी जिंदगी भी कितनी मुश्किल है। मुझे अपनी वजह से उसे खतरे में देखकर बुरा लग रहा था, पर उसने उल्टा मुझे ही सांत्वना दी। तभी किडनैपर्स का बॉस अंदर आया। माफी चाहते हैं मिस, हम तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं। उस हट्टे कट्टे आदमी ने चैन सीईओ के सामने सिर झुकाया। मुझे अंदाजा लगाने दो, ये मेरे उस निकम्मे भाई की चाल है ना? आप एकदम सही कह रही हैं मिस। हम हमेशा से बड़े साहब के वफादार रहे हैं। चैन सीयू पहली बार हंसी, पर वो एक कड़वी हंसी थी। हम तो बस मोहरे हैं, हमें ऊपर का हुक्म मानना पड़ता है। गुंडे ने एक नकली माफी मांगी। उसे पता था कि चैन सीयू एक अच्छी मालिक रही है, पर हालात मजबूर कर देते हैं। क्या तुम इसे वो की छोड़ सकते हो? इसका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। माफी चाहते हैं, बड़े साहब का हुक्म है कि इसे एक एक्सीडेंट दिखाना है, और ये लड़का बलि का बकरा बनने के लिए सबसे सही है। ये पूरी किडनैपिंग एक सोची समझी साजिश थी, ताकि सारा इल्जाम एक अजनबी पर मुड़ दिया जाए। मैं समझ गया कि चैन सीयू से मिलते ही मैं एक गहरे और खूनी दलदल में उतर चुका हूँ। किस्मत को दोष दो भाई, आज तुम्हारा दिन नहीं है, गुंडे ने सपाट आवाज में कहा। असल में तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने उसकी बात काटी। क्या? गुंडे का दिल अचानक धड़का। उसने दोबारा मुझे गौर से देखा। चैन जी का मुझसे मिलना उनकी खुशकिस्मती है।
पर मुझे चुनना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। चालाकी मत करो, तुम बच नहीं सकते। गुंडे को एक अनजाना डर सताने लगा। इतने उग्र क्यों हो रहे हो? शायद तुम अपना हुक्म भूल चुके हो और अब बस हमें आजाद करना चाहते हो। इतना कहकर मैंने हिप्नोसिस शुरू किया। मैं अभी आपकी रस्सियां खोलता हूँ। जैसे ही मैंने हुक्म दिया वो गुंडा मेरे पास आया और उसने हम दोनों के हाथ पांव खोल दिए। आजाद होते ही चैन सियो की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। उसे पता था कि ये लोग अपने हुक्म के कितने पक्के थे। बॉस, आप ये क्या कर रहे हैं? इन्हें जाने मत दीजिए, वरना सजा मिलेगी। पीछे खड़े चेले चिल्लाते हुए आगे आए और रास्ता रोक लिया। वो कि क्या अब हम जिगरी यार, लाइफ एंड डेथ फ्रेंड्स बन गए हैं? हमें बस मुसीबत के साथ ही कहना चाहिए। मैं इसकी बात को सही किया। चेंसियो ने फैक्ट्री वाली बात पर कोई सवाल नहीं किया। उसे पता था कि मेरे पास कुछ राज हैं। क्या तुम्हें घर का रास्ता पता है? नहीं, मैं वान में आया था। बस इतना याद है कि जंगल और पत्थरों वाला रास्ता था। ये शहर का बाहरी इलाका है। पहले शहर की तरफ चलते हैं। इतना कहकर चेंसियो ने मेरा हाथ थाम लिया। हम आधे घंटे तक जंगल और पक्की सड़कों पर पैदल चलते रहे। हैरानी की बात थी कि उसने एक बार भी थकने की शिकायत नहीं की। शायद सुरक्षित होने का एहसास उसे ताकत दे रहा था। अब घर कैसे जाओगे? एक टैक्सी ले लूंगा। शाम ढल रही थी। अगर मैं अभी टैक्सी लेकर निकला तो घर वाले सवाल नहीं करेंगे। क्या तुम मेरे साथ एक जगह चल सकते हो? चेंसियो ने मेरा हाथ अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था। बस आगे एक फूड स्ट्रीट है। मैं थोड़ा हिचकिचाया। अगर और देर हुई तो घर पर बवाल हो जाएगा। वो की, क्या तुमने सिंड्रेला सिंड्रेला की कहानी सुनी है? इतना कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ा और सड़क की लाइट के नीचे एक चक्कर लगाया। उसकी स्लेटी रंग की ड्रेस सुनहरी चमकने लगी और उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान आ गई। उसकी रईसी वाला अंदाज गायब हो चुका था। अब वो बस एक साधारण लड़की लग रही थी। वाकई राजकुमारी अब सिंड्रेला बन गई है, मैंने उसे देखकर कहा। अपनी फैमिली की वजह से उसे कभी आम जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला था। आज मैं अपनी रूह की गहराई से बस एक आम इंसान बनकर रहना चाहती हूँ। वो रुकी और उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। तो क्या तुम मेरी इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने में मेरा साथ दोगे? उसने अपनी हथेली मेरे सामने फैलाई। जरूर। एक लड़की की इतनी सच्ची गुजारिश को मैं ठुकरा नहीं सका। आज तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी है। वो धीरे से मेरे करीब आई और मेरा हाथ थामा। ऑफिस छूटने का वक्त था, इसलिए बाजार में काफी भीड़ थी। चंशियो बच्चों की तरह खुश थी, जैसे वो बरसों की कसर आज ही पूरी कर लेना चाहती हो। जब हम गली के आखिर में पहुंचे तो वहां एक छोटा सा स्टॉल था जो छोटी मोटी एक्सेसरीज बेच रहा था। वो कि मुझे एक तोहफा दो ना। उसकी आंखों की गहराई देखकर मैं मना नहीं कर पाया। ठीक है, ये वाला। उन रंग बिरंगी चीजों के बीच मुझे एक पिंक बो तितली वाला क्लिप पसंद आया। पैसे चुकाकर हम वहां से आगे बढ़े। वो कि इसे तुम ही मेरे बालों में लगा दो। आगे सड़क का एग्जिट था। चेंसियो अचानक रुकी और अपने लंबे बालों को ऊपर की तरफ समेटा। वो एक बहुत ही शालीन ग्रेसफुल अंदाज में मेरे आखिरी स्पर्श का इंतजार कर रही थी। मैंने धीरे से वो क्लिप उसके बालों में लगा दी। कैसी लग रही हूं? उसने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया और उम्मीद भरी नजरों से पूछा। बहुत सुंदर। ये सफेद रंग मेरी दी हुई निशानी के साथ और भी खिल रहा है। इतना ही काफी है। पर अब सिंड्रेला को वापस राजकुमारी बनना होगा। उसकी नजरों में फिर से वही गंभीरता आ गई। एक पल में वो मासूम लड़की फिर से ताकतवर खानदान की वारिस बन गई। पास खड़ी ब्लैक रोल्स रॉयस की तरफ बढ़ते हुए उसने अलविदा कहा। राजकुमारी से सिंड्रेला और फिर राजकुमारी, वाकई जादुई है। मैंने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। अरे नहीं, लिंगडी घर पर इंतजार कर रही होंगी। चेहरे पर उनकी याद आते ही मैं घबरा गया और एक टैक्सी बुलाकर घर की तरफ भागा। शुक्र है कि अंधेरा होने से पहले पहुंच गया। उम्मीद है कि वो लोग गुस्सा नहीं होंगे। मैंने मन ही मन दुआ मांगी और घर के अंदर कदम रखा। पूरा हॉल रोशन था। सोफा पर तीनों लिंगदी, युवर्दी और जैकी एक साथ बैठी थी। वो आई। सबसे पहले लिंगदी ने टोका। उनका चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता था अब बर्फ की तरह ठंडा था। लिंगदी इस वक्त किसी आइसबर्ग जैसी लग रही थी। सिर्फ लू जैकी ने अपना मुंह फुला रखा था, जो गुस्से से ज्यादा क्यूट लग रहा था। वो, आप लोग मेरा इंतजार मत कीजिए, मैंने बाहर खा लिया है। मैंने मेज पर रखे खाने को देखा। सब कुछ वैसा का वैसा रखा था और अब ठंडा पड़ चुका था। साफ था कि सब मेरा इंतजार कर रहे थे। दूसरी बातें बाद में, वो की पहले यहां आओ। लिंगदी की आवाज में वो गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक भारीपन था। मुझे पता था कि अब माफी मांगना ही एकमात्र रास्ता है। लिंगदी, मुझसे गलती हो गई। बताओ, क्या गलती की है? युवर्दी ने अपने हाथ बांध रखे थे और वो अभी भी काफी सख्त दिख रही थी।
मुझे बाहर नहीं रुकना चाहिए था और आप सबको इंतजार नहीं कराना चाहिए था। मैंने सिर झुका लिया और उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी आज जो हुआ वो मैं सच सच नहीं बता सकता था, क्योंकि वो किसी भी पागलपन से कम नहीं था। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी परेशान थी। मेरी माफी सुनकर लिंगदाय का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। उनका गुस्सा अब फिक्र और ममता में बदल गया था। हमें इतना डराने के बाद क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? तभी यूएडाई ने बात काटी। हालांकि वो भी नाराज थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यूएडी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं हमेशा वक्त पे आऊंगा। और मेरा क्या? लू जियाकी ने भी मासूमियत से अपनी तरफ इशारा किया। जियाकी दी, आपको भी आगे से परेशान नहीं करूंगा। मेरा एटीट्यूड एकदम शरीफों वाला था। चलो, अगर तुम दिल से माफी मांग रहे हो तो ठीक है, पर हमें इतना परेशान करने की सजा तो मिलेगी ही। लिंगडी ने अचानक अपनी चाल बदली और उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। यूर, बताओ, जब तुम बचपन में देर से आती थी तो मैं क्या सजा देती थी? मम्मी, अब वो पुरानी बातें मत छेड़िए। यूरडी अचानक झेंप गई, जैसे उसका कोई काला इतिहास खुलने वाला हो। शायद पिटाई स्पैंकिंग होती थी। लिंगडी ने ऐसे नाटक किया जैसे उन्हें अभी याद आया हो। मम्मी, बस भी कीजिए। अपनी बेइज्जती होते देख यूरडी कहीं छुप जाना चाहती थी। लिंगडी, आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे ऐसी सजा नहीं चाहिए। बिल्कुल मजाक नहीं है। वो कि इधर आओ। उन्होंने फिर से सख्त होने का नाटक किया। मम्मी, अपनी ये बचकानी हरकतें बंद कीजिए। यूअर दी ने साफ मना कर दिया। ठीक है, अगर यूअर को मंजूर नहीं है तो सजा का तरीका बदल देते हैं। लिंग भी मुस्कुराई और अपनी बाहें फैला दी। अगले ही पल उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ऐसा भींचा कि मेरा दम ही निकल गया। मेरा चेहरा उनकी छाती में दब चुका था। ये तुम्हारी सजा है। अब यहीं रहकर अपनी गलती का पछतावा करो। मम्मी, अब छोड़ भी दीजिए। भाई को घुटन हो रही है। यूएरदी ने जब मुझे उनकी बाहों में जकड़े देखा तो उसकी आवाज में जलन जलसी साफ झलक रही थी। हाँ, चलो इस बार माफ किया। अपनी बेटी की जलन को नजरअंदाज करते हुए लिंग दी उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। भाई, मेरे पास आकर बैठो। मैं यूएरदी के पास जाकर बैठ गया। ये देखकर यूएरदी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, पर उसने तुरंत उसे छुपा लिया। अब सच बताओ, किसके साथ इतनी देर तक बाहर थे कि घर की याद ही नहीं रही? मजबूरी में मुझे बायू को ढाल बनाना पड़ा। मैंने उसे समझाया कि बायू काफी डरा हुआ रहता है और उसकी मानसिक हालत सुधारने के लिए मैं उसके साथ रुक गया था। यूएरदी फिर भी खुश नहीं थी। उसने मुझे डांटा और कहा कि आगे से मैं दूसरों पर अपनी ये ममता और नमी न लुटाऊं। वो जानती थी कि मेरा चार्म ऐसा है कि कोई भी लड़का या लड़की मुझ पर फिदा हो सकता है। सच तो ये था कि बायू का दिल मैं पहले ही जी चुका था। आखिर में बहुत सारी पाबंदियों, अनफेयर ट्रीटीज पर साइन करने के बाद ही मुझे कमरे में जाने मिला। रात को आंख खुली तो देखा कि मैं अपनी क्लासमेट की माँ की बाहों में हूँ। उस मैच्योर लेडी की खूबसूरती को देखकर मेरी धड़कनें बढ़ गईं। वो जागी और मेरे गाल पर किस करने के बाद मेरे सामने ही कपड़े बदलने लगी। उसकी गोरी पीठ देखकर मैं शर्मा गया और सीधे बाथरूम भागा। ठंडे पानी से चेहरा धोकर खुद को संभाला। मंडे की सुबह जब मेरी पावर्स रिफ्रेश हुई तो मैं हैरान रह गया। हिप्नोसिस का कुछ हिस्सा अभी भी मेरे पास था और नई पावर मिली, टाइम कंट्रोल, समय पर नियंत्रण। क्या ये वाकई कोई शरीफ सिस्टम है? लेबल बदलना प्लस सम्मोहन प्लस टाइम स्टॉप, ये तो किसी एडल्ट मांगा के हीरो जैसी पावर्स है। अगर अगले हफ्ते एक्सरे विजन मिल गया तो लिस्ट पूरी हो जाएगी। टाइम स्टॉप। जैसे ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले मुझे महसूस हुआ कि पूरी दुनिया एक जगह थम गई है। खिड़की के बाहर चिड़िया हवा में ही थम गई थी। चारों तरफ सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। बस मुझे अपने दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी। क्यों ना दूसरी मंजिल पर चलकर देखूं। वैसे तो मैं कभी ऊपर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां किसी भी औरत से टकराने का मतलब है कि बिना कुछ कीमत चुकाए आजाद होना नामुमकिन है। सबसे पहले जियाकी दी के कमरे में चलते हैं। दरवाजा खोलते ही देखा कि वो अपने बड़े से बिस्तर पर बेपरवाह सो रही थी। कंबल फर्श पर गिरा हुआ था। मैं पास गया, पहले उसके कपड़े ठीक किए ताकि उसका पेट ढक जाए, फिर कंबल उठा दिया। जाने से पहले मैंने अपनी उंगलियों से उसके गुलाबी गालों को हल्के से दबाया। वाकई उसे कोई होश नहीं था। इसके बाद मैं लिन यूअर के कमरे में गया। वो शायद अपने धुले हुए बाल संवारने वाली थी। उसके काले बालों की नोक से पानी की बूंदें टपकने ही वाली थीं, पर टाइम स्टॉप की वजह से वो हवा में ही मोती की तरह लटकी हुई थी। मैं उसके पास गया। मैंने मेज से ड्रायर उठाया और मुस्कुराते हुए उसके बालों को सुखाने लगा। पता नहीं यूअर दी अपने लंबे बालों का ख्याल कैसे रखती है,
ये कितने रेशमी और मुलायम थे। मैं पहली बार किसी लड़की के बाल संवार रहा था, इसलिए मेरे हाथ बहुत संभल कर चल रहे थे। कुछ मिनटों बाद जब उसके बाल एकदम चमकने लगे, तब मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकल आया। अभी पावर खत्म नहीं हुई थी, तो सोचा लिंग दे के कमरे का भी चक्कर लगा लूं। पर जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने तुरंत बंद कर दिया। बुरी बात, बुरी बात। मैंने मन ही मन खुद को टोका और तेज से नीचे की तरफ भागा। शुक्र है टाइम स्टॉप था, वरना अगर लिंग दाई को पता चलता कि मैंने क्या देख लिया है तो वो मुझे कमरे से बाहर आने का मौका ही नहीं देती। अपने कमरे में आकर मैंने हिसाब लगाया कि ये पावर 10 मिनट तक रहती है। उन थमे हुए पलों को याद करके मुझे हंसी आ गई। युवड़ी बाद में कितनी हैरान होगी। अभी एक बार और टाइम स्टॉप करने का मौका बचा था, जो मैंने स्कूल के लिए बचा कर रखा। जैसे ही स्कूल पहुंचा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो चेन शियू थी। शियू छात्र, गुड मॉर्निंग। पर मेरी बात अधूरी ही रह गई क्योंकि उसने मेरा मुंह दबा दिया। ऊंची, क्या तुम हमारा वादा भूल गए? उसका शरीर मुझसे सट गया था। उसकी उंगलियां मेरी गर्दन पर रेंग रही थीं और जानबूझकर मेरे एडम्स एप्पल के पास खेल रही थी। अपना मनचाहा नाम सीयू सुनकर ही उसने मुझे छोड़ा। पिछले हफ्ते वाले उस गुंडे का क्या हुआ? क्या आपने उसे ढंग से निपटा दिया? मैंने पिछली किडनैपिंग के बारे में पूछा। ऐसी छोटी चीजों के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। फिर मेरे कान के पास फुसफुसाते हुए बोली, अब अगर तुम चाहो भी तो उसे ढूंढ नहीं पाओगे। ये सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मेरे बगल में खड़ी ये खूबसूरत हसीना मेरी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। अरे एसयू, तुम फिर से गले क्यों लग रही हो? जैसे ही वो सीरियस माहौल खत्म हुआ, उसने मेरा हाथ फिर से थाम लिया। दोस्तों के बीच इतनी नजदीकी तो नॉर्मल है ना? मैं कहना तो चाहता था कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इस तरह हाथ पकड़ना सिर्फ कपल्स के बीच होता है। पर वो अभी अभी शांत हुई थी, इसलिए मैं उसे और भड़काना नहीं चाहता था। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ देता हूँ। मैंने बीच का रास्ता निकाला ताकि वो चैन क्यांचू से न टकरा जाए और कोई हंगामा ना हो। वुची, शायद तुम्हें गलत फहमी हुई है। चेन सीयू ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अब मैं पुरानी क्लास में नहीं हूं। क्या तुम तुम मेरी ही क्लास में तो नहीं आ गई? मेरे दिल में एक बुरा सा ख्याल आया। मैं सन्न रह गया और मन ही मन डरने लगा। बधाई हो, तुम्हारा अंदाजा सही है। इनाम के तौर पर तुम मेरे बेंच पार्टनर बने। जब हम दोनों एक साथ क्लास के दरवाजे पे पहुंचे तो पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। वो स्कूल ब्यूटी जो कभी किसी को घास नहीं डालती थी, आज मेरा हाथ पकड़कर चिपकी हुई थी। ये नज़ारा सबके होश उड़ा देने वाला था। लगता है चंद छात्र पहले ही पहुंच गईं, तभी क्लास टीचर दरवाजे पर दिखाई दिए। वो की, अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैंने बिना किसी को भनक लगे सीयू का हाथ धीरे से हटाया। जैसे ही मैं बैठा, चिंचांचू की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। वो की, तुम्हारा इसके साथ क्या चक्कर है? मैं सवालों से बचना चाहता था, इसलिए बात घुमा दी। चलो टीचर की बात सुनते हैं। मेरा नाम चेन सीयू है। हैरान होने की जरूरत नहीं है। सीयू की रोबीली नजरें पूरी क्लास पर घूमी और सबने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। और जैसे ही उसकी नजर मेरे बगल वाली सीट पर पड़ी, उसकी भौहें तन गई। वहां बैठी चेन की आंशियों भी पीछे नहीं हटी और उसे घूरने लगी। ऊंची, तुमने तो कहा था तुम उसे अभी अभी मिले हो। मुझे यहाँ बैठना है। क्या तुम अपनी जगह छोड़ सकती हो? सीयू सीयू चेन चांचू के सामने खड़ी हो गई और उसकी सीट की तरफ इशारा किया। मैं अपनी सीट तुम्हें क्यों दूं? चांचू ने भी कड़े तेवर दिखाए। दोनों के बीच जबरदस्त कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। सीयू का चेहरा नहीं बदला। उसने शांति से कहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं और वुकी पक्के दोस्त हैं, जैसे कि और कोई नहीं है। वुकी मेरा सबसे जिगरी यार ब्रदर है। इतना कहकर क्यांचो ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हारी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। तुम थोड़ी डबल स्टैंडर्ड नहीं हो रही? अभी तुम इसका हाथ पकड़ कर आ रही थी और अब सिर्फ दोस्ती की बात कर रही हो। क्यांचो उसे नफरत से देख रही थी। लगता है तुम्हें मुझसे काफी शिकायतें हैं, पर मुझे तुम्हारा शुभ नाम नहीं पता। मेरा नाम चेन कैंचियो है। अगर बदला लेना चाहती हो तो ले लो, मैं डरती नहीं हूँ। क्यांचियो ने सीधे अपना परिचय दे दिया। वुकी, क्या इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी? बॉय ने सहन कर धीरे से पूछा। शायद नहीं, मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। क्लास होने की वजह से सीयू ने झगड़ा नहीं बढ़ाया। उसने बस पहली रो के कुछ बच्चों को वहां से हटाया और अकेले मेरे ठीक आगे वाली सीट पर बैठ गई। ब्रेक होते ही बाकी बच्चे खौफ के मारे वहां से भाग निकले। क्लास में सिर्फ हम चार ही बचे थे। दोपहर हो गई है सीयू, क्या तुम नहीं जाओगी?
इन दोनों की वजह से मेरा दम घुट रहा था। मुझे कम से कम एक को तो वहां से भेजना ही था, वरना ये दुश्मनी किसी बड़े धमाके में बदल जाती। चेन चियांचू अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने सीयू को मनाने की कोशिश की। वो की, क्या तुम मुझे कहीं ले जाना चाहते हो? सीयू की आंखें चमक उठी, जैसे उसने मेरा इशारा बिल्कुल नहीं समझा हो। वो की सिर्फ हमारे साथ रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। चियांचू ने तनकर बैठते हुए कहा और दुश्मनी भरी नजरों से सीयू को देखा। वो धीरे धीरे मेरे और करीब खिसकने लगी। चैन छात्र, एक दोस्त के नाते क्या तुम अपनी सीमा पार नहीं कर रही हो? जैसे ही हमारे कंधे टकराने वाले थे, सीयू का चेहरा काला पड़ने लगा। तुम्हें क्या? ये मेरे और वूकी के बीच की बात है। चांचू ने उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपनी हरकतें जारी रखी। तो वूकी, तुम्हें क्या लगता है? दोनों की आंखों में एक दूसरे को खत्म करने वाला गुस्सा साफ था, और उन्होंने गेंद फिर से मेरे पाले में डाल दी। ये इधर कुआं उधर खाई वाली फीलिंग कैसी थी? अभी तो हमारा रिश्ता इतना गहरा भी नहीं हुआ था कि ये नौबत आए। इस खींचतान के बीच मैंने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया, टाइम स्टॉप। अगर मैं वक्त नहीं रोकता तो ये दोनों पक्का एक दूसरे के बाल नोच लेती। स्कूल के मैदान में चंसियू मुझ पर झुककर मेरा हाथ ऐसे पकड़े हुए थी जैसे कोई हथकड़ी हो। मेरे वहां से निकलने के बाद दोनों लड़कियां अलग अलग रास्तों पर चली गईं, पर सीयू तो जादुई रूप से फिर से मेरे सामने खड़ी थी। सीयू, क्या तुम अब शांत हो? तुम्हें क्यों लगा कि मैं गुस्सा हूं? उसकी मुस्कान तो थी, पर वो तूफान से पहले वाली शांति जैसी लग रही थी। क्योंकि मैं तुम्हें वहां छोड़कर भाग आया था। तुम्हारे भागने से मैं खुश हूं। क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। क्योंकि अगर तुम नहीं भागते तो हमें अकेले वक्त बिताने का मौका कैसे मिलता? पर अगर तुम्हें माफी चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक खास जगह चलना होगा। इतना कहकर वो मुझे खींच कर ले गई। सीयू, हम कहाँ जा रहे हैं? हर कार है, पूछो मत। बस गाड़ी में बैठो। सामने वही आलिशान ब्लैक रोल्स रॉयस खड़ी थी। पिछली सीट पर बैठते ही सीयू भी मेरे बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। सीयू, क्या तुम थोड़ा उधर हो सकती हो? जगह काफी थी, पर वो मुझसे चिपकी हुई थी। नहीं, मेरी गाड़ी में सब मेरी मर्जी से होगा। उसका रुतबा फिर से लौटने लगा था। जैसे ही कार चली, मुझे अपनी जांघों पर भारीपन महसूस हुआ। सीयू, तुम। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना सिर मेरी गोद में रख दिया। जब लड़की लेटी हो तो बोलना नहीं चाहिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे मुझे निहार रही थीं। पर तुम ऐसे गिर सकती हो। मुझे यकीन है कि तुम मुझे गिरने से पहले थाम लोगे। उसे रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी, बल्कि उसने और आरामदायक पोजीशन बना ली। ठीक है, लेटी रहो। उसका भरोसा इस हद तक था कि मैं कुछ नहीं कह पाया। कम से कम लिंगदी की हरकतों से तो ये तकिया बनना ज्यादा आसान था। बिना उस रोबीले अंदाज के वो शांत सोती हुई सीयू और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। कार चलती रही और अंदर सन्नाटा छाया रहा। उस माहौल में मैंने भी पीछे की तरफ सिर टिकाया और आराम से सो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरे सोते ही सीयू ने अपनी आंखें खोल ली थी। सो जाओ, तुम्हारे सोने के बाद ही तो मैं अपनी मनमानी कर सकती हूँ। एक कोमल आवाज मेरे कानों में गूंजी, और मैं नींद के आगोश में था। पता नहीं कितनी देर सोया, पर सपने में मुझे बहुत ही कोमल एहसास हो रहे थे। सपने में कुछ मेरे बहुत करीब था, पर साफ नहीं दिख रहा था। उस कोमल चीज की वजह से मेरी सांस फूलने लगी। जब सांस लेना मुश्किल हो गया तब मेरी आंख खुली। आंख खुलते ही मैंने खुद को एक अनजान जगह पाया। वो की, हम पहुंच गए हैं। ये सीयू की आवाज थी। मैं पूरी तरह होश में आया। ये कौन सी जगह है? जाहिर है, मेरा घर। उस आलीशान और रईस कमरे को देखकर मैं दंग रह गया। आधी नींद में ही मुझे घर उठा लाया गया था। सीयू ने मेरे कंधों को पकड़ा और मुझे प्रिंसेस कैरी गोद में उठाकर खड़ी हो गई। मैं उसकी गोद में था और वो अपने परिवार के प्रति अपनी नफरत और अकेलेपन की बातें सुना रही थी। वाकई, आपने बहुत कुछ सहा है। मेरे दिल से ये बात निकली। बड़े घरानों की चमक धमक सिर्फ दिखावा होती है। जिस दिन मेरी माँ मुझे छोड़कर गई, वो मासूम लड़की उसी दिन मर गई थी। सीयू ने मेरे कान में बड़े धीमे स्वर में कहा। वो जितनी शांत थी, उसके अंदर का तूफान उतना ही गहरा लग रहा था। सीयू, अगर कभी मदद की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे कह सकती हो। अकेले पूरे खानदान से लड़ना कोई आसान खेल नहीं था। अब जरूरत नहीं है। मेरे पिता और वो सब जो मेरे खिलाफ थे, मैंने उन सबको रास्ते से हटा दिया है। सीयू ने अपना सिर मेरी पीठ से टिका लिया। माहौल शांत था, पर मुझे लगा जैसे आसपास का तापमान गिर रहा हो।
वुची, क्या तुम जानते हो कि फैमिली हेड मालकिन बनने के बाद मेरी सबसे पहली ख्वाहिश क्या है? नहीं, शायद इंतकाम। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाना, ब्याह कर लाना। सीयू की इस अचानक बात ने मेरे हाथ पांव ठंडे कर दिए। वुची, क्या तुम मना करोगे? उसका पूरा रुतबा जाग चुका था और कमरे में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। ये मना करने की बात नहीं है, पर ब्याह कर लाना क्यों? मैंने बड़े संभल कर कहा, ताकि उसे और ठेस न पहुंचे। बेशक, मैं तुम्हें इस घर में लेकर आऊंगी और ये पूरी जायदाद तुम्हारे दहेज के तौर पर होगी। उसने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। उसकी सांसें मेरे करीब थीं। मुझे बड़े घरानों और जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने बेबसी से समझाया। क्या तुम मना इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे घर में वो औरतें हैं? तुम्हारा उस माँ बेटी से कोई गहरा रिश्ता तो नहीं लगता? सीयू की आवाज में नफरत देखकर मैं डर गया। सीयू, कोई गलत कदम मत उठाना। वो कि तुम डर रहे हो, मैं तुम्हारी धड़कनें महसूस कर सकती हूँ। वो बड़े शांत स्वर में बोल रही थी। वाकई मैं डर गया था, क्योंकि ये लिंगदी और यूअर दी की सलामती का सवाल था। तुम उस लिंगदी पर बहुत भरोसा करते हो ना? ये भरोसा नहीं, एहसान है। मैं अंदर से टूट रहा था, पर सीयू उतनी ही रिलैक्स होती जा रही थी। कैसा एहसान? क्या तुम उसके दामाद बनना चाहते हो या उसके पति? वो मेरे परिवार जैसी हैं, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अब पूरी कमान सीयू के हाथ में थी और मैं बस सफाई दे रहा था। मैं तुम पे यकीन करती हूँ, पर उनके इरादे तुम्हारे लिए नेक नहीं है। सीयू के हाथ मेरी गर्दन के चारों तरफ रेंगने लगे। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस बार मेरा लहजा बहुत सख्त था। मुझे उसकी घबराहट महसूस हुई। पूछी, तुम उन औरतों के लिए मुझे धमकी दे रहे हो? तो फिर मैं, मेरे लिए तुम्हारे दिल में क्या जगह है? सीयू की आवाज कांपने लगी। सीयू, तुम बहुत अच्छी हो और हम मौत के साथ ही जिगरी दोस्त हैं, है ना? पर तुम जानते हो, मैं सिर्फ दोस्त बनकर खुश नहीं रहने वाली। सीयू का हमला इतना तेज था कि मैं निरुत्तर हो गया। क्या हम तुम्हारे परिवार से बढ़कर नहीं हो? जवाब दो। उसने एक ऐसा सवाल किया जिसका जवाब देना नामुमकिन था। वो मुझे सबसे पहले मिले थे। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, उसने मुझे रोक दिया और पीछे हट गई। मैंने मुड़कर देखा। सीईओ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। लगता है पहले आने वालों को फायदा मिल गया। मैंने उसके लेबल्स में बदलाव देखा, यानदेरे, पोजेसिव, एक्स कुल्हाड़ी। मैं बुरी तरह डर गया था। इस युद्ध की घोषणा के बाद मुझे लगा कि मेरी शांत जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अच्छी खबर यह थी कि वो मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर बुरी खबर यह कि सीयू अब लिंगदी और मेरे आसपास की हर लड़की के खिलाफ जंग छेड़ने वाली है। आंख खुली तो देखा कि मैं अपनी क्लासमेट की माँ की बाहों में हूँ। उस मिचर सुंदरी को देखकर मेरा फिर से वही हाल हुआ। वो जागी, मुझे चूमा और मेरे सामने ही कपड़े बदलने लगी। उसकी पीठ की वो चमक। खैर, स्कूल वापस लौटते समय मैं क्लास में नहीं गया। मैंने बाहर जाने का नाटक किया और देखा कि लिंगडी कार लेकर खड़ी थी। कार में बैठते ही उनकी खुशी साफ दिख रही थी। उन्हें मुझे लेने आना बहुत पसंद था। वो की, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उन्होंने मेरी बेचैनी भांप ली और पास आने लगी। नहीं, कुछ नहीं। मैं जितना छुपा रहा था उतना ही अजीब लग रहा था। पक्का कुछ बुरा हुआ है। तुम मुझसे कतरा रहे हो। लिंगडी की भौहें तन गईं और उनकी नजरें मुझ पर डर गईं। वाकई कुछ नहीं है, मैं कमरे में जा रहा हूं, तुम उनसे भाग रहे हो। पक्का मुझसे भाग रहे हो? लिंगडी का असली स्वभाव बाहर आने लगा। उन्होंने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। मैं भाग नहीं रहा दीदी, प्लीज हाथ छोड़िए। मैं जितना बोलता उतना ही फंसता जा रहा था। मैं बस कमरे में जाकर ये सोचना चाहता था कि आगे क्या करना है। तभी घर की घंटी बजी। पूछी, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आती हूँ। लिंगदी ने मुझे वहीं रुकने का हुक्म दिया। कहीं भागना मत। नहीं दीदी, मैं यहीं हूँ। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और गहरी सांस ली। मैं चाहता तो कमरे में जा सकता था, पर लिंगदी के पास मास्टर की दूसरी चाबी थी, इसलिए चुपचाप वहीं इंतजार करने लगा। पर जब वो वापस आईं, तो उनके पीछे दो लड़कियां थीं और लिंगडी का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। वो की, गुड आफ्टरनून। आने वाले और कोई नहीं, बाओयू और चैन चांशियो थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ये क्लासमेट्स मेरे घर पहुंच जाएंगे। लड़कियों को घर पर देखकर लिंगदी का पारा सातवें आसमान पर था। वो की, क्या तुम इनका परिचय नहीं दोगे? ये कह रही हैं कि ये तुमसे मिलने आई हैं। लिंगदी की आवाज में भयंकर जलन जलसी थी। मैंने तो कहा था कि स्कूल में मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है, और आज दोपहर में ही ये धमाका हो गया। दीदी, ये कियांशियो है, ये सब मेरे साथ पढ़ते हैं।
बायू पीछे दुबक गया, पर चैन चियांशु ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखी। हैशटैग घर में घमासान, आंटी का वार और दीदी का पलटवार। आंटी नमस्ते। हम स्कूल में वूकी के सबसे करीबी दोस्त हैं। चैन चियांशु के होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। साफ था कि उसने जानबूझकर आंटी कहकर आग लगाई है। ये सुनते ही लिंग युए युए एक पल के लिए सन्न रह गई। बेटा, मैं भी काफी यंग हूं। क्या तुम्हें अपना संबोधन कॉलिंग बदलना नहीं चाहिए? लिंग युए का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। चेन चेंचू समझ गई कि उसने सही नस पर हाथ रखा है, इसलिए उसने अपनी मासूमियत ओढ़ ली। आप वूकी की बड़ी बुजुर्ग हैं, तो क्या हमें आपको आंटी नहीं कहना चाहिए? पर चेन चियांशु रुकी नहीं। वो और भी आत्मविश्वास से बोली, वूकी भी तो मुझे दीदी कहता है, क्या आपने सुना नहीं? लिंग युए के सिर पर यंदरे और एंग्री लेबल्स चमकने लगे। मैंने तुरंत दखल दिया। लिंग दी मेरे घर की मालकिन है, आप इन्हें दीदी कहिए। लिंग युए ने अपनी मुट्ठियां कसी, पर खुद को शांत रखा। लिंग दी, आप ठीक तो है ना? मैं फौरन उनके पास गया और उनका हाथ थाम लिया। दीदी ठीक है, पर तुम्हारी क्लासमेट का पता नहीं? लिंग युए वो ऊपर से शांत थी, पर ये तूफान से पहले की खामोशी थी। लिंग दी, गुस्सा मत कीजिए, ये स्कूल की एक साधारण दोस्त है। मैंने पहले उन्हें मनाया और फिर उन दोनों बाओयू और क्यांचू को आंखें दिखाईं। वुकी, मैं इसे दीदी कह सकती हूँ, पर क्या तुम्हें अपना संबोधन नहीं बदलना चाहिए? चेन क्यांचू ने कड़वाहट से कहा। वो अब आंटी वाले शब्द पर नहीं उलझ रही थी, पर वो चाहती थी कि मैं उसे भी खास इज्जत दूं। मुझे भी तो सुनाओ, तो मैंने प्यार से क्या कहकर बुलाते हो? लिंग युए का ध्यान भी अब इसी बात पर टिक गया। क्या ये वाकई नॉर्मल है? मुझे ऐसे क्यों दीदी को और लगने का कुछ नहीं। और मुझे किसी ने इतने हाथ से दीदी नहीं बुलाया। ने अपनी दुश्मनी मजाक कर रही है। लिंग दी का कितनी सुंदर है कि शायद लिंग युए के बारे तुरंत सुधर गया। चैन दीदी ज्यादा कमाल अभी भी जारी था। बस हमसे मैं अपने स्कूल के दिनों में सबसे पॉपुलर लड़की नहीं। लिंग युए ने भी को कोई रास्ता देखा और इस बात पर काफी आगे आने में आसानी हरकत लगी हो जाने लगे। लिंग युए ने अंदाजा लगाया तो फिर अपनी नजरें गड़ाए रही जवानी में दीदी कहीं कोई बात न कर जाए। चैन स्कूल वाले का ख्याल आया, उस लड़के बाउई से दूर रहना और उसके पागलपन तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्ती नहीं है। दो शेरों की लड़ाई में हमेशा तीसरा फायदा उठाता है। वो तो लड़का है और बेचारा बहुत सीधा है। वो तमाशा देखेगी, गलत समझ रही हैं। एन मौके पर मुझे पूरी बहस में चुपचाप पीछे खड़ा था। उसने तो कुछ किया भी नहीं। वो कि तुम्हें अपनी चाम का अंदाजा नहीं है। आजकल के लड़के भी खतरे से खाली नहीं है। लिंग युए की आंखें चमक रही थीं। वो जानती थी कि बाओयू जैसा शर्मीला लड़का जो बिना कुछ कहे बस साथ खड़ा रहता है, वो चेन क्यांचू से कहीं ज्यादा खतरनाक साइलेंट प्लेयर साबित हो सकता है। लिंगदी, आप भी ना। इससे पहले कि मैं कुछ कहता बाहर फिर घंटी बजी। मुझे लगा शायद क्यांचू वापस आ गई, वो नहीं है। लिंगदी ने खिड़की से बाहर झांका और उन्हें सुनहरे बाल दिखे। फिर कौन हो सकता है? मैंने बेबसी से सोचा। क्यांचू और सीयू के अलावा और कौन बचा था? घबराओ मत, ये जानी पहचानी लग रही है, मेरी जान में जान आई। देखा तो पड़ोसी मिलिया की बेटी लीना खड़ी थी। बुची। मुझे देखते ही उसने हाथ हिलाया। लीना, तुम यहाँ कैसे? फालतू बातें मत करो और दरवाजा खोलो। बाहर खड़ी मैं बेवकूफ लग रही हूँ। लीना का वही सुंदर अंदाज मदद मांगनी है, पर तेवर कम नहीं करने। मेरे घर में और लोग भी हैं। मैंने उसे इशारा किया कि संभल कर रहे। वो फौरन समझ गई। आंटी नमस्ते, मैं वूकी की क्लासमेट हूँ, बस मिलने आई थी। चिनचेंचू के मुकाबले लीना काफी तमीज से पेश आई। आंटी किसे कह रही हो? दीदी बुलाओ। लीना की पलकें झपकी, उसे लिंग दी में अपनी माँ की छवि नजर आई। नमस्ते दीदी। उसने बिना बहस किए हार मान ली और घर के अंदर घुस गई। मैंने तुम्हें कहीं देखा है? लिंग दी का शक अभी खत्म नहीं हुआ था। दीदी, मैं पड़ोस में ही रहती हूँ। ओह, तो तुम उस मिलिया की बेटी हो। लिंग दी को याद आ गया। लीना, तुम अचानक यहाँ कैसे? दोस्त से मिलने आई हूं कि तुम खुश तो नहीं लग रहे। इतना कहकर वो मेरे और करीब खिसक आई। तुम तो बस साधारण क्लासमेट हो ना, तो इतना चिपक क्यों रही हो? लिंग दी ने उसे टोक दिया। तुम बैठो, मैं फल लेकर आती हूँ। जाते जाते उन्होंने मुझे वार्निंग दी, दूरी बनाए रखना होगी, वरना मुझे कुछ और हथियार लेकर बाहर आना पड़ेगा। मैं पसीने पसीने हो गया। जी दीदी, समझ गया। वुकी, तुम तो डरपोक निकले। लिंग दी के किचन में जाते ही लीना अपने असली रूप में आ गई। जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ी, मैंने उसे रोका। दूर रहो लीना। तभी एक और आवाज आई। भाई, ये कौन है? यूएरडी वापस आ गई थी। मेरा सिर फटने लगा। अभी माँ को संभाला ही था कि अब बेटी भी आ गई। लिन यूएर की नजरें सीधे लीना पर गड़ी थीं। अभी तक बताया नहीं, ये अंदर कैसे आए?
वो अपने लंबे पैरों से चलती हुई दबाव बनाने लगी। यूर दी, ये लीना है, पड़ोसियों की बेटी। मैंने फिर वही रटा रटाया इंट्रो दिया। तो तुम नीलिया आंटी की बेटी हो? बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। यूर दी और लिंग दी का रिएक्शन एकदम सेम था। वो कि क्या ये तुम्हारी बड़ी दीदी हैं? लीना को यूर दी के सामने अपनी प्रेजेंस कम लगने लगी। लीना बहन, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? लिन यूर ने सीधे मेरी बगल वाली सीट पर कब्जा कर लिया। लीना की भौएं तन गई क्योंकि वो वहां बैठना चाहती थी। मैं वूकी की क्लासमेट और पड़ोसी हूं, मिलना तो बनता ही है। वो लिंग दी के सामने तो शरीफ थी, पर लिन यूअर को वो अपनी दुश्मन मानने लगी थी। अगर तुम भाई से दूर रहो तो मिलना बनता है। लिन यूअर ने ठंडे स्वर में उसे बीच से काट दिया। मैं तो नहीं रहूंगी। लीना का भी पारा चढ़ गया और वो वहीं डटी रही। भाई, इसे छोड़ो। इतना कहकर लिन यूअर ने लीना के सामने ही मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। लीना का दिल जलने लगा। ये बाहरी औरत इतनी आसानी से इसे कैसे छू सकती है? इसे खड़ा रहना है तो खड़ी रहे, देखने दो इसे, लिन यूअर ने नफरत से कहा। यूएडी ने मेरा हाथ थामे रखा और मेरे और करीब झुक गई। लीना के सामने वो जानबूझकर बहुत ज्यादा क्लोज हो रही थी। ये बहुत ज्यादा हो रहा है, लीना चिल्लाई। इसमें क्या ज्यादा है? ये मेरा भाई है, तुम जैसे बाहरी लोगों के लिए नहीं। लिन यूएर ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। तुम दोनों भाई बहन हो, सच में तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म कैसी? ये सिर्फ कहने का रिश्ता है। अगर हम अभी शादी भी कर लें तो कोई कानून या समाज हमें नहीं रोक सकता। यूएडी ने सीधे शादी का कार्ड खेल दिया। तुम बेशर्म औरत। लीना बुरी तरह भड़क गई। ठीक उसी पल लिंग दी किचन से फल लेकर बाहर आई।